मैं अब एक उस इंसान की बात करना चाहता हूँ जो 30 ईयर ओल्ड है। क्या आपको लगता है कि वो एयरबीएनबी से 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए पर मंथ का प्रॉफिट जनरेट कर सकता है? ये पॉसिबल है कि नहीं? मेरे पास यंगेस्ट फ्रेंचाइज पार्टनर है जिनकी एज है 21 एंड ही इज मेकिंग रफली इसमें पैसा बनता कितना है, कितना मार्जिन होता है, कितने खर्चे होते हैं? एयरबीएनबी के लिए जब आपको कोई भी प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है तो पहले आप ना कौन सी सिटीज अच्छी हैं एयरबीएनबी बिजनेस चालू करने के लिए? टियर 2 सिटीज़ में और टियर 3 सिटीज़ में डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर आदित्य पराशर, जो कि भारत का सबसे बड़ा एयरबीएनबी पोर्टफोलियो रन कर रहे हैं। अभी 250 से भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ एयरबीएनबी पर लिस्ट कर चुके हैं। एक छोटे से रेंटेड अपार्टमेंट से इनकी शुरुआत हुई थी और इनका विजन है कि भारत में सबसे बड़ा अपार्ट होटल का चेन का ब्रांड बनाने वाले हैं। इस पॉडकास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप भी एक एयरबीएनबी बिजनेस शुरू कर सकते हैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी से, और कैसे उस बिजनेस को काफ़ी स्केल कर सकते हैं जिससे कि आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाएं। अगर आप मेरे गुड टू ग्रेट चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप भी अपनी गुड टू ग्रेट की जर्नी शुरू कर सकें। एंजॉय दिस एपिसोड। आदित्य, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। मैं आपका इंस्टा प्रोफाइल पढ़ रहा था, एक पोस्ट थी जो आपने डाली थी कि कैसे आप, क्या आई थिंक नंबर था 8,000 रुपये पर मंथ, 8,000 पर मंथ से आप क्या 1.25 करोड़ पर मंथ का आपने बिजनेस बना लिया। राइट। ये सारा, पहला क्वेश्चन है कि सारा एयरबीएनबी के थ्रू हुआ है या आपके और भी बिजनेसेस हैं? ऑलराइट, थैंक यू सो मच राहुल फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये सब कुछ हुआ है हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से। ओके, मैं सिर्फ एयरबीएनबी नहीं कहने वाला आपको, बिकॉज एयरबीएनबी इज अ पार्ट ऑफ माई बिजनेस, वहाँ से भी एक मेजर चंक आता है, बट आई हैव होटल एंड एयरबीएनबी बोथ। ओके, एयरबीएनबी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर्विस अपार्टमेंट्स ऑपरेट करते हैं एंड एज ऑफ नाउ शायद इंडिया के अंदर सबसे बड़ा पोर्टफोलियो हमारा ही होगा, हमसे बड़ा शायद ही किसी का हो। वी आर ऑलरेडी रनिंग 250 एयरबीएनबीज पैन इंडिया, 10 सिटीज में लाइव हैं हम लोग। वाओ। और मल्टीपल होटल्स हम लोग ऑपरेट करते हैं। जितना भी रेवेन्यू हम लेके आते हैं उस एयरबीएनबी और होटल से लेके आते हैं। सो आपने बोला 250 एयरबीएनबी प्रॉपर्टीज आप रन कर रहे हैं। राइट। कितना समय लगा आदित्य यहाँ तक पहुँचने में? 2018 में स्टार्ट किया था हमने, मतलब बहुत पहले चालू कर लिया था। हाँ, मतलब एयरबीएनबी का जो वेव आया इंडिया के अंदर वो भी रिसेंटली आया है जी। अभी आप देखते हो कि पिछले 1.5-2 सालों में लोगों को लगता है बीएनबी बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। हमने जब स्टार्ट किया था तब बीएनबी था ही नहीं, जैसा इस टाइम पे दिखता है आपको नोएडा में, दिल्ली में, पैन इंडिया। तब स्टेकेशन हुआ करता था। राइट। ओके। विलाज, फार्म हाउसेज, वेडिंग्स, इन सब के लिए आप एयरबीएनबी यूज करते थे। और अभी क्या हो गया, अभी हो गया प्रॉपर डिफरेंट मार्केट ऑल टुगेदर। मेट्रो सिटीज के अंदर तो बहुत डिफरेंट हो चुका है। आप सर्विस अपार्टमेंट बुक करते हो, आप होटल से कंपेयर करते हो अपार्टमेंट्स को। फॉर एग्जांपल, मुझे एक सर्विस अपार्टमेंट मिलता है 2 BHK 5-6,000 रुपीज़ पर नाइट का। मुझे एक होटल रूम मिलता है 4,000 रुपीज़ या 5,000 रुपीज़ पर नाइट का। तो आई विल चूज 2 BHK अपार्टमेंट। बिल्कुल, बहुत बड़ा स्पेस है, ज़्यादा बड़ा स्पेस है, फैमिली बड़ी इजीली कंफर्टेबल हो जाएगी वहाँ पे आकर के, और इनफ स्पेस। मुझे अगर 2-4-6 दिन रुकना है तो क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होने वाला है। एक ही रूम नहीं है मेरे पास में, आई हैव इनफ स्पेस। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो अब मुझे आपने तो ना बहुत अच्छा कर लिया, मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपके साथ बैठ के ये सारी डिस्कशन कर रहा हूँ कि कोई भी इंसान जीरो से शुरू करके और अनलिमिटेड ग्रोथ ले सकता है। और जो आप उस बात पे मुझे दिख रहे हो, और हमने ऑफ द कैमरा भी डिस्कशन करा था कि कैसे आप 500 प्रॉपर्टीज देन 800 प्रॉपर्टीज के आपके टारगेट्स हैं। मैं अब एक उस इंसान की बात करना चाहता हूँ जो 30 ईयर ओल्ड है, जॉब नहीं करना चाहता, ठीक है, अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, राइट, एयरबीएनबी बिजनेस चालू करना चाहता है, इंडिया में चालू करना चाहता है। क्या आपको लगता है कि वो 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए पर मंथ का प्रॉफिट एयरबीएनबी से जनरेट कर सकता है? ये पॉसिबल है कि नहीं? पहला राहुल, पॉसिबल है। और मेरा काम सिर्फ खुद पैसा कमाना नहीं है। मेरा मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू जो है वो फ्रेंचाइज से आता है। ओके। तो मैं ऑलरेडी फ्रेंचाइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो एयरबीएनबी के अंदर, होटल के अंदर फ्रेंचाइज देता हूँ मैं अपनी। ओके। ठीक है। ओके। तो मैं ऑलरेडी लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। जैसे आपने एज ग्रुप की बात की, 30, 25, 35, 40, इवन 25 के भी हैं। मेरे पास यंगेस्ट फ्रेंचाइज पार्टनर है जिनकी एज है 21। ओह माय गॉड, अच्छा, ओके। 21 एंड ही इज मेकिंग रफली 2 लाख रुपीज ऑफ प्रॉफिट एवरी मंथ। प्रॉफिट, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, ऑन पॉकेट जो घर लेके जाने वाले हो पैसा, उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ओके। ओके। इसमें बहुत लोग को ये नहीं पता कि इसमें पैसा बनता कैसे, मतलब मॉडल क्या है एक्चुअली में। तो पहले आप वो समझाओ कि आप लैंडलॉर्ड से प्रॉपर्टी ले रहे हो रेंट पे, मंथली रेंट पे ले रहे हो या ईयरली रेंट पे ले रहे हो, और उसको आप डेली रेंटल में लाइक ए होटल रन कर रहे हो, राइट, ऑलमोस्ट लाइक ए होटल। तो आप डेली रेट चार्ज करोगे
अपने गेस्ट से। बिल्कुल। अब ये जो बीच का इसमें जो मार्जिन है वो कितना होता है, तो मुझे इसकी एक तरह से ये देखना है कि अगर मैंने एक प्रॉपर्टी ली और लैंडलॉर्ड से मानो 50,000 रुपीज़ पर मंथ, मतलब 6 लाख रुपीज़ पर ईयर का मैंने उससे डील साइन करा कि भाई मैं 3 साल के लिए आपकी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ एंड वी एग्री कि मैं इस प्रॉपर्टी को एयरबीएनबी पे दूंगा। ओके। कैसे करना है लैंडलॉर्ड को कन्विंस, वो अभी आप बाद में आएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप, क्योंकि कितनी प्रॉपर्टीज बताई आपने? 250 वी आर रनिंग। यू आर रनिंग, तो मतलब आपने 250 लैंडलॉर्ड्स को तो मतलब जेब में रखा हुआ है आपने, राइट? तो पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि इसमें पैसा बनता कितना है, कितना मार्जिन होता है, कितने आपके खर्चे होते हैं? जैसे आपने इंटीरियर बताया उसमें बहुत खर्चा होता होगा शायद। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। बहुत ही बढ़िया। अगर आप एक मेट्रो सिटी में स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो हमने कहा 50,000 रुपीज रेंट लमसम हम लेके चलते हैं। आई एम कंसिडरिंग 2 BHK अपार्टमेंट। ठीक है। सो एक 2 BHK अपार्टमेंट में लमसम 3 to 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हो। 3 लाख से लेके 5 लाख तक, विच इंक्लूड्स योर रेंट, सिक्योरिटी, ब्रोकरेज, इंटीरियर का अमाउंट एंड योर मार्केटिंग कॉस्ट जो आप इनिशियली करने वाले हैं, ठीक है, जो भी एड कैंपेन पर आप प्लान करने वाले हो। तो 3 लाख to 5 लाख रुपीज आपका जाता है अमाउंट। प्रॉफिट की बात करते हैं। एक मिनट, 3 to 5 लाख कैसे होगा? हाँ। क्योंकि अगर आप 50,000 की तो प्रॉपर्टी ले रहे हो पर मंथ, हाँ जी, तो आपने ईयरली बताया 3 to 5 फिगर। मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट जो आप करोगे। हाँ जी। ओके। 3 से 5 लाख रुपए आप लगाते हो इनिशियली एक 2 BHK को सेटअप करने में फॉर एयरबीएनबी। ओके, दिस इज द इनिशियल कॉस्ट। तो इतना मुझे पैसा चाहिए पॉकेट में इफ आई वांट टू स्टार्ट सिंगल यूनिट, वन प्रॉपर्टी। हाँ जी। ठीक है। अब प्रॉफिट की बात करते हैं। सो एक ADR आता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर विच इज एवरेज डेली रेट, ADR, ठीक है। तो कभी भी प्राइस फिक्स नहीं होता किसी भी यूनिट का। नॉर्मल डेज पे आप शायद 4,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, यू हैव वीक डेज जहाँ पे आप 3,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हो, देन यू हैव पीक डेज जो आपके वीकेंड्स हैं, यहाँ पे आप 6 या 7,000 रुपीज़ पर नाइट भी चार्ज कर रहे हो। तो फ्लक्चुएट होता है, तो ADR निकल के आएगा आपका। आप 5-6,000 रुपीज़ तक के ADR पे अगर आ जाते हैं तो आप ऑन एंड ईजिली आप बनाओगे करीबन 1.5 लाख के आसपास का रेवेन्यू एक 2 BHK अपार्टमेंट से। तो टेक होम आपका जो है वो करीबन आता है 25,000 से लेके 40,000 के बीच में, राइट? एक सिंगल यूनिट से हम इतना निकाल लेते हैं। अब अगेन ये बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड में भी अब लोग हैं, हमें कोई रियल प्रॉपर्टी अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं किसी रियल प्रॉपर्टी की, तो ये काफ़ी हद तक वेरी कर सकता है प्रॉपर्टी बनी कैसे हुई है। मैं 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा पुश करता हूँ आपके लिए। पहला है आपकी लोकेशन, लोकेशन कितनी प्रीमियम है। दूसरा है इंटीरियर, वो प्रॉपर्टी लगती कितनी अच्छी है। ओके, ठीक है। मेरे पास एक प्रॉपर्टी है एक ही एरिया के अंदर, नोएडा में बात कर रहा हूँ आपसे मैं। तो एक एरिया में वो प्रॉपर्टी है जहाँ पे 2 BHK जिसका मैं 3,000 रुपीज़ पर नाइट चार्ज करता हूँ। उसी एरिया में मेरे पास एक और प्रॉपर्टी जिसका मैं 7,000 रुपीज़ चार्ज करता हूँ पर नाइट। क्या डिफरेंस है? इंटीरियर। इतना फर्क हो जाता है कि डबल से भी ज़्यादा प्राइस आप ले रहे हैं? मेरे पास एक पेंट हाउस है जिसका मैं 18,000 रुपये चार्ज करता हूँ पर नाइट, राइट? 2 BHK, सेम लोकेशन? नहीं, वो दिल्ली के अंदर। अच्छा, ओके, वो दिल्ली के अंदर है, इसमें 18,000 चार्ज करता हूँ पर नाइट, राइट। इंटीरियर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बिकॉज लोग समझते नहीं है, बट एयरबीएनबी इज एक्सपीरियंस ड्रिवन मार्केट। होटल नहीं है ये, यहाँ पे लोग एक्सपीरियंस के लिए पे करते हैं जी। स्टार्ट हुआ था स्टेकेशन से, है ना, आपको जंगल सफारी मिल रही है, आपको फार्म हाउसेस मिल रहे थे, बट ऑडियंस वो है जो पे कर सकता है और अच्छा अमाउंट पे कर सकता है, ठीक है। तो आपको उनको प्रोडक्ट देना है जो जिसके लिए वो पे करना चाहें, 9,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़। आई हैव प्रॉपर्टीज़ जिनका लोग 20-25 हज़ार बड़े आराम से पे करते हैं। कॉटेजेस वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर एक्सपीरियंस ड्रिवन प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो पे करते हैं, राइट। आपने जैसे अभी एग्जांपल लिया था 2 बेडरूम का, और आपने बोला था कि जैसे उसमें आपका रेवेन्यू जो होगा लेट्स से 1.5 लाख तक भी जा सकता है, राइट। उसमें ऑक्यूपेंसी के क्या इश्यूज आते हैं? जैसे 30 डेज के लिए अवेलेबल है रूम, हाँ जी, या आपका फ्लैट, तो कितनी ऑक्यूपेंसी जनरली आती है? जो मैं कैलकुलेट करता हूँ अपने अकॉर्डिंग एवरेज, वो आती है तकरीबन 22 to 25 डेज की, राइट। 22 से 25 दिन एक रूम ऑक्यूपाइड रहता है ऑन एन एवरेज, और ये बहुत अच्छा नंबर है। इसमें आप अच्छा प्रॉफिट बना लेते हो, राइट, ठीक है। अगर आप 15 डेज से कम हो आपकी ऑक्यूपेंसी, तो आपकी लिस्टिंग में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, राइट। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? आपका शूट अच्छा नहीं हुआ है, आपने अपनी प्रॉपर्टी अच्छी बना दी है बट वो अच्छी दिख नहीं रही। सेकेंडली, आपने प्रॉपर्टी अच्छी बनाई ही नहीं है। आपके कंपटीशन में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट आपकी प्रॉपर्टी की एवरेज या बिलो एवरेज प्रॉपर्टी है, राइट, ठीक है। और थर्ड, गेस्ट रिव्यूज अच्छे नहीं हैं आपके। लोग आ रहे हैं प्रॉपर्टी में, स्टे भी कर रहे हैं, बट रिव्यूज अच्छे नहीं मिल रहे आपको, और रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं, राइट। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर कहीं भी आप स्टार्ट करोगे, कुछ भी स्टार्ट सबसे पहले रिव्यूज ही देखते हैं हम लोग, रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं।
वही 2-3 चीज़ें हैं जैसे फ़र्क पड़ता है, आपका रेवेन्यू डाउन जा सकता है। ओके, आपने 3 to 5 lakhs जो इनिशियल कॉस्टिंग है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी हैं? जैसे मैंने बताया आपको रेंटल में क्या डाल रहा हूँ, आपका रेंट, सिक्योरिटी, ब्रोकरेज, ठीक है। सिक्योरिटी जो है कमर्शियली थोड़ी ज़्यादा जाती है बिकॉज लैंडलॉर्ड को भी पता होता है कि आप यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी रन करने वाले हो। सो जनरली अगर 2 months की जाएगी तो आपको शायद 3 months का पे करना पड़े, राइट, है ना, तो वो वेरी कर सकती है थोड़ी। सेकेंड इज योर इंटीरियर कॉस्ट। अब इंटीरियर बहुत सिंपल सी बात है, जितनी चीज़ें डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, राइट, है ना। हाँ, सो जितना आप चाहोगे उसको अच्छा करना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप एक 2 BHK में 10 लाख भी लगा सकते हो, आप 1 लाख भी लगा सकते हो, राइट, उसके अकॉर्डिंग आप उसका चार्ज करने वाले हो। मैं दिल्ली के अंदर एक प्रॉपर्टी बिल्ड कर रहा हूँ जो अगस्त एंड तक लाइव होने वाली है जी, ठीक है। इट्स अ फंकी प्रॉपर्टी। दिल्ली एनसीआर में वैसी प्रॉपर्टी नहीं है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, और बनेगी उसके बाद देखने के बाद में। बट ऐसा क्या कर रहे हैं उसमें आप देखोगे उसके जो डोर्स है ना जी, एक येलो डोर है, एक पिंक डोर है, एक स्काई ब्लू है, एक रेड है। उसका जो काउच है, जो उसका सोफा है, बहुत फंकी सा है। हम यंग ट्रैवलर्स को टारगेट करने वाले हैं उस प्रॉपर्टी के लिए, राइट। और वसंत कुंज एयरपोर्ट के नियर बाय बन रही है वो प्रॉपर्टी, तो आप लेके चलें। उसका टैरिफ हम लोग रखेंगे वाले हैं कुछ 8,000 से 10,000 के बीच में फॉर 3 BHK अपार्टमेंट, राइट, राइट। तो जितना अच्छा आप एक्सपीरियंस दे पाओगे लोगों को उतना अच्छा आप चार्ज कर सकते तो मतलब आप इस लेवल की भी इंटीरियर करते हैं कि आपने गेट से रिप्लेस कर दिया उसके? ओके, ये मैंने ना एयरबीएनबी पे एक पॉडकास्ट पहले भी करा है। हाँ जी। और जितना मुझे समझ में आया कि इंटीरियर्स पे उनका जो ये व्यू था ना वो लिमिटेड खर्चे का था कि यार आप शुरू में इन्वेस्ट जब कर रहे हो, क्योंकि शुरू में आप जब चालू कर रहे हो पहली प्रॉपर्टी, तो आपको एक तो ये नहीं पता कि किस तरह के इंटीरियर्स करने हैं, किस तरह के नहीं करने हैं, तो आप थोड़ा सा उस पर रिसर्च करो, एफर्ट डालो और कम पैसे में अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करो। लेकिन जो आपने बताया ना मुझे अभी ये कि आपने गेट्स ही चेंज कर दिए, उनके कलर्स चेंज कर दिए, तो ये तो मुझे लगता है कि थोड़ा हैवी लिफ्टिंग वाला काम है। ऐसा नहीं है कि आपने केवल छोटे मोटे चेंजेस करे हैं, राइट? उस बिल्डिंग में 20 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट आ रही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे जी। मतलब 2 बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे। एक जो पर्टिकुलर जिस बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ 4 यूनिट्स है 3 BHK की, तो तकरीबन 20 लाख रुपए लगता है उस बिल्डिंग के अंदर। और वो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका इंटीरियर का भी है, जिसमें आपका रेंटल भी कवर हो रहा है, और फुल्ली फर्निश्ड में प्रॉपर्टी ली थी प्रॉपर्टी ओनर से, तो जो रेंटल एग्रीमेंट वगैरह होता है सारी कॉस्ट मिलाकर के 20 लाख रुपये खर्चा आया है। मतलब 4 यूनिट्स में, तो मतलब 5 लाख रुपीस का एक यूनिट में इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें, राइट। और उसका ROI ऑन एन एवरेज शायद 2-2.5 लाख का प्रॉफिट वो देखे जाएगा। प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, राइट, पर ईयर, पर मंथ, सॉरी, यस, पर मंथ, ऑफ कोर्स, पर मंथ, या FD नहीं है राइट। सो बहुत सारे नंबर चल रहे हैं मेरे दिमाग में अभी, सो ओके, आई एम श्योर। सो जो लोग कहते हैं एबीएमबी के बारे में आपको हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आई एग्री विद देम, नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये बिजनेस समझ नहीं आता है मत करो, विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस मत करो। होगा क्या ना, फिर आप अपना पैसा लूज कर जाओगे ज़्यादा, ठीक है। अब जब इतना बड़ा मेरा जो काम है मेजरली, मैं एयरबीएनबी का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ एक तरीके से, आप ये समझिए। इन्वेस्टमेंट वाली बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सो मैं एयरबीएनबी का पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ जी। सिंगल यूनिट हम बहुत कम करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम लोग सिंगल या 1 या 2 यूनिट से स्टार्ट नहीं करते, हम पूरी बिल्डिंग्स लेते हैं। ओके, वी वांट टू बी लीगली स्ट्रांग फॉर दिस बिजनेस। इस बिजनेस का सबसे बड़ा जो लूप होल है वो यही है कि कोई भी एक नेबर कंप्लेंट कर देता है, बिजनेस बंद हो जाता है। राइट। तो हाई राइज में स्टार्ट करते नहीं हम लोग। ओके, हाई राइज में जहाँ पे फैमिलीज और फ्रेंड्स अपना प्रॉपर रेजिडेंशियल टावर होता है वहाँ पे स्टार्ट नहीं करते। कमर्शियल टावर में करेंगे, हाई राइज में करना होगा तो। अदरवाइज जो आपके बिल्डर फ्लोर्स होते हैं वहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आप सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर सकते हो। आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, आप रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं, आपका पूरा स्टाफ रहेगा उस बिल्डिंग के ऊपर। तो वो चीज़ें हम लोग करते हैं। ओके, तो मतलब आपका जो तरीका है वो ये है कि अगर किसी 3 फ्लोर वाली प्रॉपर्टी में अगर कोई एक फ्लैट खाली है तो यू आर नॉट गोना गो फॉर दैट। नो, आप तो पूरी फ्लोर, तीनों फ्लोर को लेने की कोशिश करोगे और उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को ही एयरबीएनबी में कन्वर्ट कर दोगे। यही हम लोग कर रहे हैं। राइट। ओके, ये बहुत ही डिफरेंट अभी आपने मुझे एक एंगल दिया है। एक्चुअली होता क्या है ना, बताता हूँ आपको। जो हाई राइज में जो PNBs रन हो रहे हैं वो PNBs लॉन्ग टर्म में रन हो ही नहीं सकते। RWA साथ में नेबर्स। आप मुझे बताओ राहुल, आपने ना एक फ्लैट लिया होगा, ठीक है, 2-3 करोड़ रुपये फ्लैट आपने परचेज किया, आपके साइड में एक BNB रन हो रहा है,
जहाँ पे कभी कोई पार्टी करने आ जाता है, जहाँ पे कभी कोई कपल्स आ जाते हैं जी जी। और वो सेम लिफ्ट यूज कर रहे हैं जिसमें आपके बच्चे आ जा रहे हैं, तो और सेफ्टी कंसर्न भी है, हर दिन कोई नया पर्सन आ रहा है, क्या आप वो BNB रन होने दोगे? बिल्कुल नहीं, कंप्लेंट होगी उसकी, जरूर होगी। हाँ, आज नहीं होगी, 3 महीने बाद होगी, 6 महीने बाद होगी। मैंने देखा है लोग मेरे पास आते हैं फ्रेंचाइज वाले मैटर में एंड मुझे कहते हैं मैं ना ऑलरेडी कर रहा हूँ ये, बट मैं चोरी चुपके कर रहा हूँ और आप मेरा रेवेन्यू मैनेज कर लो, इसको और बुकिंग्स ला के दे दो आप मेरे को। तो सर माफ़ करो मुझे, एक तो आप खुद फंस रहे हो और ये गलत चीज़ है एंड आई डोंट सपोर्ट दिस। आप ऐसी जगह पे बिजनेस करो ही मत जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में आप वो चीज़ नहीं कर सकते। राइट, बिजनेस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म थिंग। तो जितना भी हम लोग काम करते हैं, हम पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, और जिन भी लोगों के लिए करते हैं, जो भी फ्रेंचाइज पार्टनर्स हैं हमारे, वो अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बहुत लंबे टाइम से बना रहे हैं और बहुत लंबे टाइम तक बनाएंगे, 3-6 महीने के लिए नहीं बनाने वाले हैं। ओके, आपने लैंडलॉर्ड की बात करी। हाँ जी। आप लैंडलॉर्ड से जो डिस्कशन करोगे वो कैसे उनको समझाओगे, क्योंकि मतलब वो क्यों कन्विंस होना इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे एयरबीएनबी चलेगा? लैंडलॉर्ड्स को ना आपको समझाना पड़ता है। देखो, फर्स्ट पॉइंट पर आता है कि अगर हॉस्पिटैलिटी में कोई काम कर रहे हो आप, ठीक है, तो आपकी प्रॉपर्टी मेंटेन कैसे रहेगी। आपकी एक बिल्डिंग है 2 BHK 3 BHK, आपने वो एक फैमिली को रेंट आउट कर दी, आपने या फिर वो बैचलर्स को रेंट आउट कर दी, वो मेरे जितना मेंटेन कर ही नहीं पाएंगे आपकी बिल्डिंग को। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज मुझे डेली नए गेस्ट को होस्ट करना है जी। आई हैव अ SOP फॉर क्लीनिंग। राइट, 7-8 लड़के क्लीनिंग करने वाले हैं, मुझे अगर ऐसे 10 मिल गया वहाँ पे तो मेरा रिफंड चला जाएगा प्रॉपर्टी का, है ना। राइट राइट राइट, बिल्कुल। हाँ, सो मैं जिस तरह की मेंटेन करने वाला हूँ आपकी बिल्डिंग, वो कोई और कर ही नहीं सकता। ओके, सवाल ही नहीं उठता वो। ठीक है ठीक है। तो फर्स्ट सेलिंग पॉइंट ये होता है कि आप समझाओ उनको कि मेंटेनेंस किस तरह की होगी आपकी बिल्डिंग के ऊपर। दूसरा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंडलॉर्ड्स की बिल्डिंग देने को लेकर के ये होती है कि ये बिजनेस लीगल है या नहीं है। करेक्ट। आपको बताएगा कोई प्रॉपर्टी ओन करता है तो उनकी एज क्या होगी, राइट। उनको कन्विंस करना, ये न्यू बिजनेस है ऑल टुगेदर। एयरबीएनबी 50 साल पहले नहीं था, 10 साल पहले भी नहीं था एक्चुअली, है ना। सो उनको कन्विंस करना कि लीगली अलाउड है, गवर्नमेंट अलाउ करती है, ठीक है। उनको फ्रेमवर्क देना। मेरे केस में मेरे पास एडवांटेज ये है कि मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, तो आई कैन शेयर माई पोर्टफोलियो। सर आप चंडीगढ़ से हो, वहाँ जाके देख लो। आप कोलकाता में जाते हो, आप वहाँ जाके देख लो। NCR तो मेरा हब है, होम ग्राउंड है मेरा। आप पत्थर ही फेंक के मरोगे तो दिल पे लग जाएगा। राइट, आई वाज अबाउट टू से यहाँ भी चलाते हो क्या आसपास आप कहीं? गुड़गांव में सर DLF बन रहे हैं। ओके ओके। सो मतलब आप ये बोल रहे हो कि किसी भी लैंडलॉर्ड को इन सारे पॉइंट्स पे कन्विंस करना इजी हो जाता है बिकॉज यू हैव अ पोर्टफोलियो। आई हैव अ टीम एज वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बताता हूँ, मेरा जो काम करने का तरीका है, इट्स नॉट जस्ट एयरबीएनबी। हम लोग होटल भी एक्वायर करते हैं, रेंट पे लेते हैं। सो वी आर 50+ टीम मेंबर्स, जिसमें से कुछ 10 लोगों का काम सिर्फ प्रॉपर्टी हंटिंग का ही है। प्रॉपर्टी हंट करते हैं वो लोग, और फिर वो ऑन टेबल मेरे पास लेके आते हैं लोगों को, प्रॉपर्टी ओनर्स को, कब समझाते हैं, फाइनल चीज़ें कन्वे करते हैं, एंड देन वी टेक प्रॉपर्टी ऑन लीज। मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट, बिकॉज इंस्टाग्राम्स पे DMs पे आते हैं मेरे पास में, दैट हमें सिर्फ 1 यूनिट से स्टार्ट करना है, 2 यूनिट से स्टार्ट करना है, व्हाट वी शुड डू। फिर हम उनको समझाते हैं कि आप एक काम करो, आप प्रॉपर्टी ओनर्स को ऐसे गाइड करो या समझाओ, बट उतना अच्छे से कन्वे नहीं कर पाते कोई भी ना। तो हमने एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया ऑल टुगेदर कि आपको फ्रेंचाइज के लिए इन्वेस्ट नहीं करना, यू डोंट हैव अ बजट ऑफ 15-20 लाख रुपीस, बट आपको स्टार्ट भी करना है बिजनेस को 1 यूनिट से या 2 यूनिट से। 1 या 2 यूनिट मैं स्टार्ट नहीं कर सकता फ्रेंचाइज में, ठीक है। तो हमने किक स्टार्ट प्रोग्राम दे दिया अपने व्यूअर्स को कि आप किक स्टार्ट प्रोग्राम से ले लो एक प्रोग्राम, जहाँ पे मैं आपको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने वाला हूँ अपने स्टाफ का। एक अकाउंट मैनेजर मिलेगा आपको, जो आपको हेल्प करेगा प्रॉपर्टी हंटिंग से लेके प्रॉपर्टी लाइव करने तक। मतलब हम आपको गाइड करने वाले हैं कि आपको प्रॉपर्टी कहाँ निकालनी है। अगर आप कोलकाता में निकालने वाले हो तो कहाँ पे कोलकाता में निकालनी है, आपको किस एरिया में निकालनी है, लैंडलॉर्ड को कैसे कन्विंस करना है। लीगल ड्राफ्ट, जो मेरे लीगल ड्राफ्ट हैं जो हमने बनवाए हुए हैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम से, वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ अपने फ्रेमवर्क। टैक्सेशन कैसे सेव कर सकते हो, GST लगता है रेंट के ऊपर बहुत बड़ा अमाउंट, तो उसको आप क्लेम नहीं कर सकते हो, वो टैक्स कैसे आप सेव कर सकते हो, ठीक है। एंड प्रॉपर्टी लिस्ट करने वाला जो काम होता है, आपकी प्रॉपर्टी हम ही लिस्ट करते हैं। तो ये सारा हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, एक स्टार्ट प्रोग्राम, जहाँ पे हम सिखाते हैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट के अंदर। ओके, मतलब एक कोर्स नहीं है, ये प्रॉपर एक प्रोग्राम है जहाँ पे बिजनेस करना सीख। मतलब ये ऑपरेशनल बैक्ड एक चीज हो गई कि आप ऑपरेशनली वो करा रहे हो, ऐसा नहीं कि आप सिखा रहे हो। हाँ जी, मेरा राहुल फंडामेंटल बिलीव नहीं है कोर्सेज को लेकर थोड़ा। हाँ, नहीं, मैंने भी आज तक एक भी कोर्स लॉन्च नहीं करा है, बिकॉज ऑफ द वेरी सेम रीजन कि कोर्स लोग लेते हैं। हाउ मेनी ऑफ देम कंप्लीटेड? कितने, मतलब केवल आई वुड से 10%, जिनका बहुत अच्छा कोर्स होगा ना, उनके 20% लोग पूरा कोर्स करते होंगे। मुझे लगता है इसी वजह से राइट लोग कोर्स लेते हैं, फिर वो बहुत सारे कोर्स हो गए, 10 कोर्स हो गए हमारे, और हमने देखे भी नहीं, पता भी नहीं उसमें क्या है।
और मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है, धंधा ना करके सीखते हैं। ठीक है, आप ना MBA में सीखोगे, ना आप किसी कोर्स में सीखोगे, आप तब तक ऑन ग्राउंड करोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे होता है। तो आपको अपने हाथ जलाने पड़ेंगे एक बार, और फिर आपको समझ आएगा कि ये करना है और ये नहीं करना है। बिल्कुल। तो मैंने आपको एक प्रॉपर एक पर्सन असाइन कर दिया जो ऑलरेडी बहुत टाइम से जानता है इस इंडस्ट्री को, और वो आपके साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट कर रहा है आपको, और आपकी प्रॉपर्टी लाइव करा देगा। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। आदित्य, मुझे एक बात बताएं, तो अब मान लो जो आपने बोला कि इसमें पूरा गेम मतलब 80-90% सक्सेस इस बात पे है कि आपकी प्रॉपर्टी किस लोकेशन में है, राइट, और आपने किस तरह का उसको इंटीरियर का लुक देके किया है, डिजाइन किया है। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टीज कैसे ढूंढते हैं कि कौन सी लोकेशन अच्छी है, उनके क्राइटेरिया? अगर आप ब्रॉड लेवल पे जो पहली बार देख रहा है ये चीज, उसको मालूम ही नहीं है, तो एक थोड़ा एप्रिसिएशन हो उसको कि यार कैसे लोकेशंस ढूंढनी है। राइट राहुल, आई रियली वांट जितने भी लोग ये देख रहे हैं जी, उसमें ज़्यादातर लोग BNB स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैं अपना पूरा फ्रेमवर्क जो मैं फ्रेंचाइज में करता हूँ जी, जिसके लिए मैं बहुत अच्छा अमाउंट चार्ज करता हूँ, ठीक है, वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ जी। ठीक है। सो Airbnb के लिए आपको कोई भी प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है तो पहले आप ना आसपास में देखते हैं कि वहाँ पे प्रॉपर्टीज रन हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ आपसे, नॉट जस्ट BNB, आई एम टेलिंग यू अबाउट होटल्स एज वेल। राइट, वहाँ पे होटल्स रन हो रहे हैं, वहाँ पे BNB रन हो रहे हैं। इफ यस, ट्रैक करो एक हफ्ते तक ADR क्या है उसका। ओके, 1 वीक ट्रैक करो ADR क्या है, ऑक्यूपेंसी क्या है। ठीक है, आप जब ADR और ऑक्यूपेंसी ट्रैक कर लेते हो कि हाँ यहाँ पे मैक्सिमम होम स्टेज और होटल इतना टाइम तक ऑक्यूपाइड रहता है, 70% ऑक्यूपेंसी है, 30% ऑक्यूपेंसी है, आई विल सजेस्ट आप 60% के नीचे जहाँ पे ऑक्यूपेंसी आप स्टार्ट ही मत करो। तो ये कैसे पता लगेगा, कहाँ ट्रैक करेंगे, कैसे ट्रैक? आप देखो अभी यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, आइदर ऑनलाइन, लो एफर्ट गेम है ऑनलाइन, आपको ज़्यादा काम नहीं करना, तो आप ऑनलाइन जाके रिजर्वेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। Airbnb में भी आपको कैलेंडर का ऑप्शन मिलता है, यू कैन सी कि वो जो प्रॉपर्टी है वो ऑक्यूपाइड है या नहीं है। ओके, ठीक है, मतलब कोई भी एक लोकेशन आप रैंडमली पहले पिक कर लो अपने आसपास, जहाँ पे भी आपको लगता है कि मुझे यहाँ रन करना है। एग्जैक्टली, उस लोकेशन को आप जाके booking.com पे, Airbnb पे जाके देखो कि उस एरिया में कितनी होटल्स हैं, कितने फर्स्ट हो गया आप ऑनलाइन चेक कर लो जी, जितना आप कर सकते हो। सेकंड, आप बहुत सीरियस हो, आपको बहुत अच्छे से इसको रेक्टिफाई करना है इस चीज़ को, तो आप क्या करो, आप ऑफलाइन भी जाओ, टॉक टू द रिसेप्शन डिपार्टमेंट में जाके बात करो रिसेप्शन गाय से, और कितनी ऑक्यूपेंसी है आपकी, मुझे बुकिंग करनी है वेडिंग के लिए, फंक्शन के लिए, अवेलेबल है रूम आपका? तो अवेलेबल हो जाएगा, बताएंगे वो आपको है या नहीं है, पता चलेगा आपको क्या क्या प्राइस चार्ज करते हैं जी। यहाँ पे एक होटल 3000 रुपीज़ चार्ज कर रहा है फॉर अ सिंगल रूम, क्या 5000 रुपीज़ चार्ज कर पाओगे 2 BHK का? फिर वो आपको अपना बिजनेस एक्यूमेंट यूज़ करना है एंड प्लान करनी है अपनी चीज़ें। ठीक है, ऑक्यूपेंसी और एरिया आपका फिट है, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, और उसके लिए अगर आप, आई विल सजेस्ट, अगर आप अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, 2, 4, 5 लाख रुपए डालने वाले हो, तो ऑनलाइन भी करो, ऑफलाइन भी करो, दोनों जगह जाके चेक करो, पहले लोकेशन फाइनलाइज करो। हाँ जी, और उस फिर लोकेशन में जाके आप प्रॉपर्टीज ढूंढोगे। अब प्रॉपर्टी कैसे ढूंढोगे आप? प्रॉपर्टी आप देखिए ब्रोकर्स नेटवर्क के थ्रू आप चाहिए। ओके, बेटर और इजी वे है ढूंढने का। जितने भी आपके ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, 99 एकर्स, स्क्वायर यार्ड्स, मैजिकब्रिक्स, इन सब पे जाके देखो, फेसबुक ग्रुप्स आते हैं, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, एंड वो ब्रोकर्स आपको काफ़ी हद तक हेल्प आउट कर देंगे। ब्रोकर्स को क्लैरिफाई करो कि आपका पर्पस क्या है। ठीक है, आप बताओ उनको कि आपको Airbnb के लिए प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, एंड मतलब एक क्लियर रखो, ट्रांसपेरेंसी पूरी रखो शुरू से, बहुत ज़रूरी है। ये बहुत लोग गलती कर देते हैं कि हम तो अपने आप रन कर लेंगे, पता नहीं चलेगा किसी को भी, फिर प्रॉपर्टी शट डाउन हो जाती है। इस बिजनेस का, मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ सेम, इस बिजनेस का सबसे बड़ा लूप होल जो है वो यही है कि आपके आसपास के लोगों ने अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दिया तो फिर आपको ये बिजनेस शट डाउन करना पड़ेगा। राइट, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो आपको स्टार्टिंग में सब कुछ क्लैरिफाई करना है, आपको ओनर को भी बताना है, आपको NOCs भी लेनी है, आपको डॉक्यूमेंटेशन भी अप्लाई करना है। यू हैव टू बी लीगली स्ट्रांग फॉर दिस बिजनेस। प्रॉफिट आ जाता है, लीगल कंप्लायंसेस लोग फॉलो नहीं करते। NCR के अंदर 90% लोग फॉलो नहीं करते। नहीं, अभी आऊँगा मैं, लीगल्स पे भी आऊँगा, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनको लेके। तो आपने बोला कि सबसे पहले आप लोकेशन देखो, उसके बाद आप प्रॉपर्टीज जाके ब्रोकर्स के थ्रू सर्च करो। तो जब भी आप ब्रोकर को बोलोगे कि यार मुझे ना Airbnb रन करना है और उसके लिए प्रॉपर्टी चाहिए, तो क्या वो इंटरेस्टेड होगा उसमें कि नहीं होगा? होते हैं ब्रोकर्स बहुत हद तक इंटरेस्टेड होते हैं। ब्रोकर्स के पास क्या है, पोर्टफोलियो है प्रॉपर्टीज़ का, है ना। आप कोई भी डिसेंट ब्रोकर होगा, उसके पास 15-20 प्रॉपर्टीज तो नहीं चाहिए उस एरिया की, आपको 1 या 2 से स्टार्ट करना है, तो आपको बहुत इजीली प्रॉपर्टी मिल जाएगी Airbnb के लिए। मुझे थोड़ा टाइम लगता है ढूंढने में,
राइट, क्योंकि आपको तो बल्क में चाहिए। पूरी बिल्डिंग चाहिए होती है। हाँ राइट। या तो मुझे वो बिल्डिंग वेकेंट करवानी पड़ती है, हाँ। या तो मुझे वेकेंट बिल्डिंग चाहिए होती है जो बन रही होती है। जो और ऐसा, हाँ एग्जैक्टली, वरना तो जो बनी हुई बिल्डिंग है जनरली तो वहाँ पे ऑक्यूपाई होता है। हाँ फिर मेरे ओनर को बोलना पड़ता है आपको 1 लाख रुपीज मिल रहा है, मैं 1.5 लाख रुपीज दूंगा आपको। हाँ हाँ राइट राइट। फिर वो मुझे बोलते हैं ठीक है देते हैं, जब 3 मंथ्स तो मैं आपको बिल्डिंग देता हूँ खाली। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ब्रोकर को आप इजीली कन्विंस कर सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा वहाँ पे, वो मतलब आप ब्रोकर को ब्रोकरेज सिर्फ 15 20 30 दिन की, तो ये शुड बी हैप्पी, उसको पैसा बना रहे हो आपसे। हाँ हाँ हाँ, वो अच्छा ओके। और जब पहली प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो तो आप साइज वाइज कौन सी प्रॉपर्टी ढूंढोगे? एक स्टूडियो, 1 बेड 2 बेडरूम, इसमें कुछ है क्या लॉजिक? मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं अच्छे से? सुनाओ, स्टोरीज तो मुझे बहुत पसंद है बिल्कुल। मेरे पास मेरे ऑफिस में अभी कुछ 10 दिन पहले 2 लोग आते हैं, एक फादर और उनके बेटे ऑस्ट्रेलिया रिटर्न थे। तो उन्होंने एक बिल्डिंग में हाई राइज टावर के अंदर, कमर्शियल टावर के अंदर स्टूडियो स्टार्ट किए, 5 स्टूडियोज एक साथ। नोएडा के अंदर एक बिल्डिंग है स्पेक्ट्रम टावर ही, तो वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया 5 स्टूडियोज, रेंट दिया उसका, अच्छा खासा रेंट दिया उसको, बनाया, और कुछ 3-4 महीने में 18 लाख का लॉस था उनका, 18 लाख रुपीज का लॉस। माय गॉड, आउच। अब उस लड़के को काम करना आता है, उसको बीएनबी समझ आता है, वो मेलबर्न में बीएनबी देख रहा था, वो उसको पता है कि कैसे बीएनबी रन होता है, बट इंडियन मार्केट में नहीं कर पाया वो ऑपरेट। क्या गलत हुआ उनके साथ? उन्होंने बहुत हाई रेंटल प्रॉपर्टी ले ली, हाई रेंटल प्रॉपर्टी लेके यूएसपी क्रिएट नहीं किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, और बहुत मज़ा आएगा आपको ये सुनने में। तो जब आप एक प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हो जहाँ पे 300 स्टूडियोज चल रहे हैं ऑलरेडी, 300 या 500 स्टूडियो रनिंग है उस एरिया के अंदर, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में, और सारे मिरर रूम्स हैं, मतलब सारे रूम सेम ही दिखते हैं, ठीक है। आपने प्रॉपर्टी ले ली, वहाँ पे ऑलरेडी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा डिमांड लाने के लिए। ये सिर्फ आपके जो 5 यूनिट्स हैं उनकी बुकिंग्स है, आपने कुछ डिफरेंट नहीं किया, आपने कोई यूएसपी क्रिएट नहीं की। यूएसपी क्रिएट कैसे होती है? इंटीरियर से। आपको इंटीरियर बेटर करने चाहिए थे, आपको मिरर रूम पे वर्क ऑन नहीं करना चाहिए था, पहला काम। दूसरा काम, सब आपको पता है कि एक स्टूडियो का आपने रेंट ले लिया 35-40,000 रुपीज़, और आपने रिसर्च नहीं की, जैसे मैंने कहा फर्स्ट स्टेप रिसर्च का था कि एडीआर कितना आ रहा है उस एरिया में। उस एरिया का एडीआर ही 2.5K या 3,000 रुपीज़ फॉर एन एग्जाम्पल। 2,500-3 हज़ार के एडीआर में आपको पता है आपकी ऑक्यूपेंसी हद मार के वहाँ पे 15 या 16 दिन की आ रही है, तो आप अपने खर्चे नहीं निकाल पा रहे हो, आप अपना रेंट नहीं निकाल पा रहे हो, स्टाफ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपने कुछ नहीं कवर किया। तो ये विदाउट नोइंग एनीथिंग आपने स्टार्ट कर दिया। तो मेजर 2 प्रॉब्लम्स थी, एक था यूएसपी, आपने यूएसपी क्रिएट नहीं किया अच्छा, और आपने हाई रेंटल प्रॉपर्टी ली। ये 2 गलतियाँ 80% बिगिनर्स करते हैं जब वो बीएनबी स्टार्ट करते हैं, राइट। हाई रेंटल पे लेना प्रॉपर्टी को, और कोई भी अपनी यूएसपी क्रिएट नहीं करना, किसी भी इंटीरियर डिज़ाइन थीम पे वर्क ऑन नहीं करना, और इसकी वजह से मैक्सिमम प्रॉपर्टीज फेल भी होती हैं। नहीं, मैं इससे काफ़ी इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ आदित्य, क्योंकि अभी 2 महीने पहले मैं मुंबई गया था। ओके। वहाँ पे एक इवेंट था, अच्छा, एंड फैमिली आउटिंग थी हमारी, हम लोग 7-8 दिन के लिए मुंबई गए थे। हाँ जी। तो जियो कन्वेंशन सेंटर है, हाँ, नेहरू नगर है शायद, नेहरू नगर है, वहाँ पे हम लोग रुके थे। तो वहाँ पे मैंने 5 या 6 फ्लैट्स देखे थे सेम लोकेशन में। ओके। एयरबीएनबी, मैं हमेशा एयरबीएनबी यूज करता हूँ, ठीक है। तो एक हमने जो फ्लैट चूज करा था ना, वो इंटीरियर की वजह से ही किया था, एंड उसमें किचन जो थी ना पूरी फुल्ली थी, मतलब सब कुछ था उस किचन में। दे हैड टेकन गुड फोटोज की सारे उसमें यूटेंसिल्स हैं, मिक्सर है, उसमें वॉशर था, डिश वॉशर भी था, वॉशिंग मशीन भी थी, सारी चीजें थी ना। तो वो हमने इसीलिए चूज करा था, और उसका रेंटल भी ज्यादा था ऑब्वियसली। तो आई थिंक आई एम एबल टू रिलेट, जो आप बोल रहे हो ना, कि अगर उसमें आप फैसिलिटीज दे दोगे, हाँ जी, और उसमें अच्छा एक्सपीरियंस दे दोगे, जैसे एज ए फैमिली हमें वो चाहिए था, सारा कंज्यूमर बिहेवियर है ना। हाँ, आपको पता होना चाहिए आपका जो गेस्ट है वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है ना। आपको बेसिक कम्युनिटीज देनी चाहिए सारी की सारी। आई विल गिव यू अ फन फैक्ट, एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है माइक्रोवेव, ठीक है। अगर आप माइक्रोवेव नहीं लगाते हो अपनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, बीएनबी के अंदर, तो बीएनबी पुश नहीं करता आपको लॉन्ग टर्म बुकिंग्स में, 1 हफ्ते 10 दिन और रियली बुकिंग्स नहीं आ रही थी। इसका एल्गोरिदम है, दे डोंट पुश यू। ये बहुत छोटी एमिनिटी है, लोग निगलेक्ट कर देते हैं इसको, है ना। काफ़ी लोग डालते हैं, काफ़ी नहीं डालते, बट वो ये सोचता है कि अगर कोई महीने रुकने वाला है या 7 डेज रुकने वाला है, तो ऑब्वियसली वो खुद भी कुक करेगा, या जोमेटो से भी तो करेगा ही करेगा, गरम तो करेगा खाना, कुछ तो गरम करेगा। सही है, बिल्कुल। तो उसके लिए अब एयरबीएनबी प्लेटफॉर्म को भी वो बोलेगा ना, प्लेटफॉर्म कैसा है, इसने मुझे एक प्रॉपर्टी रिकमेंड जो मैंने बुक करी है बीएनबी से बुक करी है, वो बड़ा ख़राब एक्सपीरियंस था मेरा। तो प्रॉपर्टी तो
जाहिर है ये खराब हो रही है, प्लेटफॉर्म की बुराई हो रही है यहाँ पे। जी जी जी। तो बीएनबी खुद भी रिकमेंड नहीं करता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करता है। और ऐसा कुछ याद है आपको जो, मैं तो निकलवाने के लिए बैठा हूँ, बहुत सारी चीजें आपसे यहाँ पे निकलवा। ना बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं बताता हूँ, हम लोग ना SOPs बिल्ड करते हैं जी। फॉर फ्रेंचाइज पार्टनर्स। वी हैव रफली 26 SOPs, गेस्ट इंटरेक्शन प्रोटोकॉल से लेके चेक इन चेकआउट और आपका लीगैलिटीज जिसकी हम बात कर रहे थे। हम एक चीज़ करते हैं विच इज़ हाउस रूल्स साइन कराते हैं अपने। मैं अब आपको ये चीज़ बता रहा हूँ जो कोई नहीं कर रहा है एज ऑफ नाउ, ठीक है। एंड आई वांट जो लोग कर सके ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे चाहिए इंडस्ट्री ग्रो हो, अच्छे से ग्रो हो, ठीक है। सो बीएनबी के अंदर हाउस रूल कोई साइन ही नहीं रहता। क्या होते हैं हाउस रूल्स? हाउस रूल आपके लिए एक रामबाण चीज़ है जिससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो खुद को। आप मेरी प्रॉपर्टी में आके राहुल क्या नहीं कर सकते हो, आपने बुकिंग कर दिया बट आप मेरी प्रॉपर्टी में आके क्या नहीं कर सकते हो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आपके आईडीज ले लेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, साइन करा लेंगे एक डॉक्यूमेंट पे, दैट्स इट, मतलब रजिस्टर पे साइन करा लेते हैं, दैट्स इट। मैं आपको एक 3 से 4 पेजेस के हाउस रूल शेयर करता हूँ, ठीक है। मेरा केयरटेकर जो होगा यूनिफॉर्म में होगा, वो आपको देगा, ग्रेड करेगा, सर प्लीज़ इसको साइन कर दीजिए। और उसमें क्या लिखा होगा, आप वेपन्स कैरी नहीं कर सकते हो, आप ड्रग्स अब्यूज़ नहीं कर सकते हो, आप प्रोस्टिट्यूशन प्रमोट नहीं कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए प्रॉपर्टी में जा करके। न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेंगे, आप नेबर्स को परेशान नहीं करेंगे, आप बैल्कनी में आके अल्कोहल कंज्यूम नहीं करोगे, आप बाहर खड़े होकर हरकतें नहीं करेंगे, कुछ न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेंगे। आप साइन करोगे, उसके बाद आप एंटर करोगे। आप, जैसे मैंने कहा कि आप किसी का माइंड तो रीड नहीं कर सकते हो, बट आपने प्रोटेक्ट कर लिया खुद को। इसके बाद भी कुछ होता है तो लोकल अथॉरिटीज़ की नज़रों में आपने साइन कराया था, आपने अंडरटेकिंग ली है। 90% लोग नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं। मैं तो खुद, मेरे पास लोग आते हैं कंसल्टिंग के लिए आते हैं काफ़ी लोग, आई रिकमेंड देम, भाई एटलीस्ट ये करो, कुछ करो मत करो, प्रॉपर्टीज डिजाइन करनी है, खुद को प्रोटेक्ट तो करो, खुद को लीगली स्ट्रॉन्ग करो एटलीस्ट। बिल्कुल, बिकॉज आई डोंट वांट कि ऐसी कोई न्यूज़ आए कि बीएनबी में हुआ और ये हुआ और वो मार्केट खराब हो वहाँ पे जाकर के ना, कि होस्ट को दिक्कत। अच्छा, ऐसे सिचुएशंस होते हैं क्या कि कहीं पे कोई आया है गेस्ट और उसने दारू शारू पी के और ये सब हरकतें करी हों? सबसे बड़ी परेशानी यही है, NCR में हम जब रन कर रहे हैं सो पार्टी कल्चर बहुत है ना, एवरीवन लव्स टू पार्टी। सो होता क्या है, लोग आते हैं, लोग आफ्टर पार्टी भी आते हैं, आफ्टर पार्टी के लिए जाते हैं, लेट्स हैव सम ड्रिंक्स बीएनबी में जाके, या फिर वीकेंड पे गुड़गांव है, गुड़गांव में आपके पास में पूरा वीकेंड है, लेट्स बुक अ बीएनबी फॉर अ वीकेंड एंड वहीं बैठ के चिल करते हैं। तो काफ़ी बार लोग न्यूसेंस क्रिएट कर देते हैं, उसको कंट्रोल करना आना चाहिए आपको। आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। यही एक पार्ट है जो आपको कम्युनिकेशन के थ्रू बेटर करना है। एंड आपको भूलना नहीं है कि आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हो, आपको अपना टेम्परामेंट लूज करना ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, टेम्पर लूज करना ही नहीं। ऐसा अगर हो जाए, हाँ जी, मानो आपने एक पहली प्रॉपर्टी ली, हाँ जी, और पहले ही आपके गेस्ट ऐसे हो गए कि जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। आई विल गिव यू अ स्टोरी। मेरे पास ना मेरी एक फ्रेंचाइज पार्टनर थी, अभी भी है वो, तो उनकी प्रॉपर्टी में स्टार्ट की। उस प्रॉपर्टी में हमने बहुत प्यारा इंटीरियर किया, ठीक है। अगर होगा तो पिक्चर शेयर करूंगा, आप मैं यहाँ पे डालूंगा, राइट। सो उस प्रॉपर्टी का वो बिफोर आफ्टर पिक्चर्स दिखाऊंगा। सेकंड बुकिंग थी इस प्रॉपर्टी की। उसका जो काउच था उसकी कॉस्ट थी कुछ 65,000 रुपीज काउच की। हाँ, ओके। और उस काउच के ऊपर होके का कोल करा दिया किसी ने, मतलब वो इतना बड़ा मार्क था उस पर चलने का, माइक, ठीक है। एंड बिकॉज शी वॉज न्यू टू दिस इंडस्ट्री, उन्होंने मुझे आके बोला, टीम को परेशान होकर आए, वो मेरे पास भी आए, फिर ऑफिस है, इतना अभी तो सेकंड डे हुआ है, परेशान हो गए काफ़ी। और काम डाउन, हम लोग इसको रिकवर करते हैं। तो एयरबीएनबी का एक पॉजिटिव पार्ट ये भी है कि जब डैमेज होता है तो उसको आप क्लेम कर सकते हैं, उस डैमेज को। एयर कवर आता है, राइट, मतलब इन अ लेमन लैंग्वेज इंश्योरेंस है आपके लिए। आप ये मान लीजिए आपने जिन गेस्ट को होस्ट किया है, आइदर वो पे करते हैं वो डैमेज, अगर वो डिक्लाइन कर देता है कि मैं नहीं पे करूँगा, तो वो कंप्लेंट जाती है बीएनबी के पास में, वो प्रूफ्स मांगते हैं आपसे, और जो कॉस्टिंग होती है उस आइटम की, वो कॉस्टिंग आपसे लेते हैं, एंड देन उस कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग वो आपको क्लेम देते हैं, राइट, ओके। और मैक्सिमम टाइम आपके क्लेम्स अप्रूव हो जाते हैं, अगर लेजिटमेट आप क्लेम करते हो तो बहुत इजीली अप्रूव हो जाता है। ओके, दैट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि ऐसा भी प्रोसेस होता है कि अगर कोई डैमेज हुआ है तो आप क्या एयरबीएनबी के थ्रू ही रिपोर्ट करते हो, प्लेटफॉर्म के थ्रू ही रिपोर्ट करते हो? हमारा, जैसे मैंने कहा ना, चेकआउट के बाद में एक प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करते हैं, 10 मिनट्स के अंदर हमें डालना होता है। तो मतलब टाइम मिल जाता है उसके अंदर, बट हम फॉलो करते हैं कि क्विकली इस पे एक्शन लिया जाए, जिससे आपका केस स्ट्रांग बनता है, राइट। तो जैसे चेकआउट हुआ उसके बाद में एक केयरटेकर जाएगा, एक वॉक थ्रू लेगा प्रॉपर्टी का, और चेक-इन्स होते हैं उनके कि क्या क्या मेजर आइटम्स है जो डैमेज नहीं होने चाहिए, राइट। वो चेक करते हैं जाकर के, एंड देन फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्लेम ले लेते हैं अगर कुछ डैमेज होता है तो, राइट। अब मेरी फीड पे, बिकॉज
मैं BNB के अंदर हूँ तो मेरी फीड बहुत ज़्यादा BNB के अराउंड रहती है। मेरे पास बहुत सी वीडियोज़ आती हैं। एक काफ़ी पॉपुलर क्रिएटर की मैंने वीडियो देखी थी कुछ टाइम पहले, दैट किसी गेस्ट ने घर गंदा कर दिया, काफ़ी गंदा कर दिया था, नो डाउट, ठीक है। एंड आई एम अगेंस्ट दिस कि प्रॉपर्टी गंदी नहीं होनी चाहिए, है ना, गेस्ट ना गंदी करें। बट आप 7-8 हज़ार पे चार्ज कर रहे हो ना एक 2 BHK 3 BHK का, या 5 हज़ार पे, करेक्ट। और उसके लिए आप परेशान हो कि मैं इसके लिए क्लेम लूँगी या ये कर, आप ले सकते हो, यू हैव ऑल द राइट्स, मैं मना नहीं करूँगा उसके लिए। बट बेसिक क्या रह गया, आप एक कमरा थोड़ी दे रहे हो, आप क्लीनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हो ना। कैसे करेक्ट है। काफ़ी लोग ज़्यादा कर जाते हैं, आई नो दैट वेरी वेल। लोग पार्टीज करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा गंदी कर देते हैं प्रॉपर्टी, बट इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस। आप एक जगह से पैसा बना रहे हो, आप एक जगह से पैसा कमा रहे हो, यू कांट कंप्लेन अबाउट इट कि यार लोग गंदा करके चले जाते हैं। लोग गंदा करके जाएंगे, आपको उसको ठीक कराना है। दैट इज आपका एक बजट होना चाहिए हर मंथ का मिसलेनियस कॉस्ट के अंदर, कि ये आपका क्लीनिंग बजट है, इतना आप क्लीनिंग पे इन्वेस्ट करने वाले हो, आप एवरी मंथ हैंडलूम पे इतना इन्वेस्ट करने वाले हो, आपके जो ग्लासेस है वो टूटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ये तो मतलब कॉस्ट ऑफ बिजनेस है। कॉस्ट ऑफ बिजनेस है, ये तो आपको बेयर करना पड़ेगा। बड़ा ही ड्रामेटिक वीडियो था वो, आई विल टेल यू राहुल। उसने क्या था कि 40-50 सेकंड की वीडियो के अंदर शी वाज टेलिंग अबाउट कि बहुत गंदा हो गया BNB के अंदर, और मैं आई एम नॉट गोना होस्ट ऐसे गेस्ट को, ये नहीं करने वाली, वो नहीं करने वाली। मैंने पूरा वीडियो देखा और मुझे पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे गंदा लगा, बट मुझे ये नहीं लगा कि इतना नहीं है कुछ भी इसमें, इतना ज्यादा उसको हाइप करने की जरूरत हाइप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। इतना तो गेस्ट करके जाते हैं, इतना तो आपको करना पड़ेगा। आप इस बिजनेस के अंदर आए हो, आप इस बिजनेस से रेवेन्यू निकालते हो, जनरेट करते हो, इतना तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। राइट। आपने एक चीज कही थी बीच में, आपने 65,000 रुपीज का काउच इंटीरियर में लिया था। तो आपकी जो प्रॉपर्टीज आप लेते हो, आप वो कितने समय के लिए लेते हो? एंड द रीजन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इज कि चूंकि इन्वेस्टमेंट आप काफी कर रहे हो इंटीरियर में, तो यू नीड टू मेक श्योर कि उससे रिटर्न्स आए और लंबे टाइम से आए, क्योंकि वो सारी फिर इंटीरियर बाद में आप उसका क्या करते हो? क्योंकि जब भी आप प्रॉपर्टी एग्जिट करोगे, आपने तो काउच ला के रख दिया वहां पे, अब उसका क्या करोगे? तो मैंने जैसे कहा, मैं सिर्फ BNB को BNB की तरह रन नहीं करता, मैं BNB को होटल की तरह रन करता हूँ, ठीक है। एंड इसलिए मेरा स्टाफ भी है, 24/7 सपोर्ट भी है, गेस्ट को सर्विस भी हम वैसे ही प्रोवाइड करते हैं, तो हम एग्रीमेंट्स भी वैसे ही करते हैं, राइट, ठीक है। जनरली 3 टाइप्स के एग्रीमेंट होते हैं वो होटल। एक होता है आपका प्योर लीज। प्योर लीज का मतलब क्या है कि आपने और मैंने एक लीज साइन किया, मैं आपको हर मंथ एक रेंटल पे करूंगा जी, एंड दैट्स इट, ठीक है। एक होता है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट का होल्ड बड़ी कंपनीज करती हैं, रेडिसन ने किया, हयात ने किया, किसी और बड़ी कंपनी ने मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया, और वो आपसे कुछ 10-12-15% लेंगी आपकी प्रॉपर्टी को मैनेज करने का, और बाकी सारा आपको रेवेन्यू आपके पास आएगा, आपको उस रेवेन्यू से खर्चे भी मैनेज करने, अपने एक्सपेंसेस बेयर करने, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड इज रेवेन्यू शेयर डील। मैंने आपके यहाँ डील साइन की है, मैंने कहा कि मैंने आपको एक MG दिया विच इज़ मिनिमम गारंटी, कि राहुल मैं आपकी बिल्डिंग रेंट पे लेता हूँ, मैं आपको कम से कम 2 लाख रुपीज़ रेंट दूंगा, ये दूंगा, और 30% रेवेन्यू शेयर दूंगा, ओके, विच एवर इज हायर। आइदर 2 लाख रुपीज़ हायर है तो ये मिलेगा आपको, और 30% रेवेन्यू शेयर हायर है तो ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैं अपने पीक सीजन में अपने प्रॉपर्टी ओनर को भी इंसेंटिव देता हूँ, राइट। होता क्या है उससे कि प्रॉपर्टी ओनर चाहता नहीं मैं वेकेंट करूँ प्रॉपर्टी, क्यों नहीं चाहेगा? उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, एक अच्छा ब्रांड ऑपरेट कर रहा है उसका आकर के, ठीक है, वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है, राइट। मैं रेंट आपका देता हूँ और रेंट इंक्रीज भी करने वाला हूँ एवरी ईयर, जो आपका स्टैंडर्ड रेट होता है एस्केलेशन। मैं आपको इंसेंटिवाइज भी कर रहा हूँ जब मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ। आपको मुझसे अच्छा रेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। तो मैं एयरबीएनबी को सिर्फ एयरबीएनबी की तरह नहीं दिखता, ओके, मैं इसको वही स्टैंडर्ड अप्लाई करता हूँ जो एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के अंदर होना चाहिए, राइट। तो इसमें आपने लैंडलॉर्ड को काफी खुश रखा, तो मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है ना आदित्य, लैंडलॉर्ड को खुश रखना और गेस्ट को खुश रखना, क्योंकि आप एकदम मिडिल में हो और दोनों को खुश रखना बहुत जरूरी है। आपने 3 तरह के एग्रीमेंट समझाया मुझे अभी, तो अब कौन सा एग्रीमेंट कब यूज करना है, इसका कोई लॉजिक है? अब ऑब्वियसली इसका लॉजिक है, आप सबको रेवेन्यू शेयर नहीं दे सकते, आप सबको मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप अभी क्लिप भूल जाइए, आपके लिए काम नहीं आने वाला, ठीक है। वो जैसे मैंने कहा, हयात, रेडिसन और बड़ी कंपनी आपके लिए साइन करती है। अब प्योर लीज आता है, एक आ गया आपका रेवेन्यू शेयर। तो अब आपको अपने P&L शीट बनानी पड़ेगी, है ना, कि मैं कितना पैसा बना रहा हूँ, मैं अगस्त में कितना बनाने वाला हूँ, जनवरी में कितना बनाने वाला हूँ। तो हम लोग रेवेन्यू पोजीशन बनाते हैं, हम लोग ना जब भी कोई प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, हम एक कैपेक्स और ओपेक्स शीट बनाते हैं, राइट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, एंड विद ऑल दैट एक्सपीरियंस हमें पता है कि कौन से आपके ड्रॉप मंथ आएंगे, डिप कहाँ पे आएगा, आपका शोल्डर मंथ्स कौन से होंगे, पीक मंथ्स कौन से होंगे।
तो हम उसके अकॉर्डिंग ऑफर कर पाते हैं ये डील्स। और राइट, मतलब जनरली थोड़ा टाइम टेक्निकल पार्ट है इसमें काफ़ी ज़्यादा। मतलब यहीं पे मुझे लग रहा है एक्सपीरियंस एक काम आता है राइट, कि आर यू एबल टू फोरकास्ट आपकी आने वाले टाइम में कितनी रेवेन्यूज आने वाली हैं, डिपेंडिंग ऑन द सीजन्स, राइट, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, हाँ जी, और उसके हिसाब से आप फोरकास्ट के हिसाब से करते हो कि यार मैं यहाँ पे इतना रेवेन्यू कर सकता हूँ, एग्जैक्टली। एंड देयरफॉर यू से कि यहाँ पर मुझे इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए। मैंने अभी 28 रूम्स का होटल साइन किया है, कुछ 10 डेज पहले मोहाली में था मैं। तो 28 रूम्स का होटल साइन किया हमने मोहाली के अंदर, और उस होटल में हम लोग पूरा उसको अपार्ट होटल करने वाले कन्वर्ट। किचनेट होगा, जो कि आपका ब्रांड है शायद, अपार्ट होटल। ए स्टेज ब्रांड है हमारा। अच्छा, अपार्ट होटल इज अ कैटेगरी। ओके ओके, सो अपार्ट होटल करने वाले हैं उसको प्रॉपर, लाइक हर रूम के अंदर एक किचनेट आने वाला है, ड्राई पेंट्री आने वाली है रूम के अंदर, माइक्रोवेव एंड मिनी फ्रिज एवरीथिंग। सो उस 28 रूम्स की प्रॉपर्टी को हमने रेवेन्यू शेयर डील पे किया है प्रॉपर्टी ओनर के साथ में। उनको हमने एक अच्छा चंक ऑफ रेवेन्यू शेयर दिया है वहाँ पे, और उस बिल्डिंग का रेंट मान लीजिए, हाइपोथेटिकली हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कुछ 6 लाख रुपए रेंट बनता था उस बिल्डिंग का, हमने उनको कुछ 4 लाख रुपीज़ रेंट दिया होगा शायद। ओके, ठीक है, ऐसे। ओके। और जो इंटीरियर्स आप करवाते हैं ये, तो आप क्योंकि हर सिटी में कोई अलग बंदा हुआ करने वाला इंटीरियर, राइट? तो आपकी खुद की टीम करती है या आप अलग कॉन्ट्रैक्ट करते हो उसके लिए भी? इन हाउस टीम है हमारी, इंटीरियर्स के लिए? इंटीरियर्स के लिए इन हाउस टीम है हमारी। Okay. और हमारे वेंडर्स जो है वो हम लोग भेजते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं वो हम लोग लोकली भी हायर करते हैं, और या फिर हम अपने ऑफिस से भेजते हैं जो नियर बाय कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। कोलकाता हमने रेडी किया तो हमने यहाँ से भेज दिया। मोहाली हम लोग ऑलरेडी कुछ 3 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी रन कर रहे हैं मोहाली के अंदर, 4th होटल लेके आ रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर, तो हम भेज देते हैं रेडी मकनी। ओके, डिज़ाइंस वाला जो पार्ट है वो हम अपने पास ही रखते हैं, बिकॉज वी एग्जैक्टली नो कि क्या करने से क्या आएगा। कोई स्टैंडर्ड डिज़ाइन नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये नहीं है कि हर 2 BHK में ये फॉलो होगा, हर 3 BHK में ये फॉलो होगा, बिकॉज लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है, सबको सेम चीज़ नहीं चाहिए। तो हम लोग डिफरेंट डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट लोकेलिटीज़ के लिए और डिफरेंट ऑडियंस के लिए। कुछ एरियाज़ है जहाँ पे कॉर्पोरेट डोमिनेट करता है जी, कुछ एरियाज़ है जहाँ पे कपल्स डोमिनेट करते हैं, लाइक कॉलेज और हॉस्टल्स नियर बाय, ठीक है। कुछ एरियाज़ है जहाँ पे मेडिकल टूरिज्म डोमिनेट करेगा, फोर्टिस, एम्स के पास मेरी बिल्डिंग है ना, 35 रूम्स की। तो अकॉर्डिंग टू दैट लोकेलिटी कौन सा फैक्टर आपको डोमिनेट करने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हमें इंटीरियर डिजाइन करते हो, राइट। ओके। तो वापस आते हैं अपने प्रोसेस पे कि हमने प्रॉपर्टी की लोकेशन देख ली, प्रॉपर्टी देख ली, इंटीरियर भी करवा लिया कि जो भी लोकेशन है उसके हिसाब से। अब आप जब बुकिंग्स उसको लिस्ट करने जाओगे तो क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप, आई नो इंटीरियर हो गया, लोकेशन हो गया, बट क्या और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी रैंक करेगी? क्योंकि एयरबीएनबी पे जाते हो आप, हाँ जी, एज ए गेस्ट अगर मैं जाता हूँ और एक कोई लोकेशन डालता हूँ तो वहाँ पे 50 प्रॉपर्टीज आएंगी, बट आई हैव सीन कि उसको एयरबीएनबी किसी लॉजिक पे रैंक कर रहा है, 1 2 3 4 5 7 करके दिखा रहा है मुझे। क्या लॉजिक रहता है उसमें? सो एक मेरी खुद की स्ट्रेटजीज पे वर्क करता हूँ जी, दैट इज लाइफ स्ट्रेटजी, LIVE, ओके, L स्टैंड्स फॉर लोकेशन, एक अच्छी लोकेशन जिस पे हमने अभी बात की। I इंटीरियर, LI। थर्ड इज योर विजिबिलिटी, V। विजिबिलिटी मतलब हर जगह विजिबिलिटी, सेम फैक्टर, जितना दिखेगा उतना बिकेगा। तो आप कहाँ कहाँ विजिबल हो? सिर्फ BNB पे विजिबल हो, नहीं, रेड फ्लैग। ओके, फाइन, सिर्फ BNB से BNB नहीं चलता, Booking.com, अगोड़ा, मेक माई ट्रिप, गूगल माई बिजनेस। और अगर आपको लगता है डिमांड नहीं है, डिमांड क्रिएट करनी है, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग, राइट, विजिबिलिटी, ठीक है। फोर्थ लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस। सब कुछ कर लिया, गेस्ट आ गया, उसका एक्सपीरियंस अगर अच्छा नहीं है तब भी काम खराब हो गया आपका, रिव्यूज खराब हो गए, तो एक्सपीरियंस पे वर्क ऑन करना है आपको। दिस इज द फ्रेमवर्क जो हम फॉलो करते हैं जब भी कोई प्रॉपर्टी साइन करते हैं, LIVE। तो विजिबिलिटी जो है इसमें आप एड्स रन करते हैं? हम लोग करते हैं एड्स रन, बट हमारा जो एड्स रन होता है ज़्यादातर अवेयरनेस के लिए होते हैं, बिकॉज जितने भी मार्केट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ज़्यादातर नए प्लेयर्स हैं BNB के अंदर, सो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो हमारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ज़्यादा अच्छा रैंक कर जाती हैं प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे बहुत मल्टीपल फैक्टर्स, सिर्फ हम BNB से बिजनेस ट्रैक नहीं करते हैं, हम लोग Booking.com से, मेक माई ट्रिप से, बहुत बड़ी कंपनीज को सर्व कर चुके हैं हम लोग। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स बहुत बड़ा है हमारे पास में, मेडिकल टूरिज्म बहुत बड़ा क्लाइंट है हमारे लिए, फोर्टिस से लोग आते हैं, एम्स से लोग आते हैं, मेदांता से लोग आते हैं हमारे पास में। तो प्रॉपर्टीज़ हमारी अच्छी ऑक्यूपेंसी पे चलती हैं। हम अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए करते हैं, ब्रांड अवेयरनेस के लिए। ओके, ओके, हाँ जी, ओके। एंड आपने बोला कि जब लिस्टिंग हो गई, गेस्ट आने लगे,
तो अब रिव्यूज लेने हैं आपको, तो मानो उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन बहुत सारे गेस्ट होते हैं जो रिव्यू देते ही नहीं है, तो कुछ ट्रिक्स यूज करते हैं इसके लिए? हाँ जी। सो आफ्टर 30 मिनट्स हम लोग जैसे चेक इन होता है उसके 30 मिनट बाद में हम लोग कॉल्स कराते हैं गेस्ट को कि एवरीथिंग इज फाइन, जो आपको बुक किया था वही मिला है, और उसके अकॉर्डिंगली कंप्लेंट कोई फीडबैक आपका जो प्रॉपर्टी मैनेजर होगा वो करेगा ये। ओके, ठीक है, तो प्रॉपर्टी मैनेजर ने फीडबैक लिया, अगर फीडबैक कुछ नेगेटिव आया तभी के तभी उसको रेक्टिफाई करें 30 मिनट्स के अंदर अंदर, और अगर नहीं होगा तो पार्शियल रिफंड भी देंगे, और नहीं होगा तो फिर फ्री स्टे भी देंगे। ये सब कुछ करते हैं हम, राइट? ठीक है, वी डोंट वांट कि कोई भी पर्सन नाराज होके या अनहैप्पी गेस्ट नहीं चाहिए हमें। ठीक है, विल डू ईच एंड एवरीथिंग जिससे वो खुश होके जाए हमारी प्रॉपर्टी से। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। अब इतने एफर्ट्स के बाद में जब आप कॉल घुमाते हो किसी गेस्ट को या फिर फीडबैक लेने के लिए बोलते हो 1 दिन या 2 दिन बाद में, काफ़ी लोग तभी के तभी नहीं देते हैं ब्लैकआउट के टाइम पे, बट हाँ कुछ टाइम बाद में आफ्टर अ डे, आफ्टर 2 डेज आप उनको जेंटल रिमाइंडर्स डालते हैं व्हाट्सएप पे या एक वॉइस मैसेज डाल देते हैं, देन वो श्योरली आपको देंगे। 50% लोग ही दे पाएंगे, 50% नहीं देंगे, मार्केट स्टैंडर्ड है, राइट? लोग खुश होंगे तो रिव्यू नहीं देंगे, लोग नाराज होंगे तो सबसे पहले रिव्यू देंगे। बिल्कुल, इंडिया में नेगेटिविटी पे ज्यादा आता है पहले। हाँ, मतलब सर्विस इंडस्ट्री मुझे तो लगता है इसी तरह काम करती है अराउंड द ग्लोब। आप खुश होगे तो शायद आप भूल जाओगे, है ना? हाँ, राइट। आप भी भूल जाओगे, चलो ठीक है नहीं दिया, बट आपको अगर कुछ पसंद नहीं आया तो आप खुद भी रिव्यू करोगे, बिल्कुल। आप 10 लोगों को और बोलोगे कि इस प्रॉपर्टी में कभी जाना मत दोबारा, और जाओ तो रिव्यू पे कहना। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके हिसाब से कौन सी सिटीज अच्छी हैं एयरबीएनबी बिजनेस चालू करने के लिए? क्योंकि मैंने पूरा प्रोसेस तो समझ लिया, लेकिन अब मुझे चालू करना है। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कौन सी सिटी अच्छी है जी, और सबसे ज़्यादा आंसर करता हूँ मैं इसको कि कोई भी सिटी अच्छी या खराब नहीं होती जी। एरिया के ऊपर डिपेंड करता है ये बिजनेस। ठीक है, दिल्ली के अंदर कुछ एरियाज में नहीं चलेगा, दिल्ली के अंदर कुछ एरियाज में चलेगा, बैंगलोर में कुछ एरियाज में नहीं चलेगा, बैंगलोर में कुछ एरियाज में चलेगा। ठीक है, एरिया स्पेसिफिक बिजनेस है, बीएनबी और होटल भी मैं आपको ये कहूँगा। ठीक है, आपका डोमिनेटिंग फैक्टर जो हम बात कर रहे थे, मेडिकल टूरिज्म है, कॉर्पोरेट है, कपल्स हैं, कॉलेज है, क्या है? आप जहाँ भी स्टार्ट कर रहे हो कोई ऐसा डोमिनेटिंग फैक्टर है? अगर है तो आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो उस एरिया के अंदर। मेरे पास नोएडा में 63 करके एक सेक्टर पड़ता है, 62-63 वाला एरिया, वहाँ पे फोर्टिस पड़ता है, हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, साइड में कॉर्पोरेट टावर है बहुत बड़ा, तो मतलब पूरा कॉर्पोरेट लेन ही बना हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरे पास बिल्डिंग्स हैं, और मेरे पास तकरीबन 10 बिल्डिंग्स हैं उसके आसपास के एरिया में जी। और 10 की ऑक्यूपेंसी 90% से ज़्यादा है। वाह। मतलब आप चाह के बुक करने की कोशिश करोगे तो आपको सेम डे तो कुछ नहीं मिलेगा, और वीकेंड पे तो आप भूल जाओगे बुकिंग मिल जाएगी आपको, और मुझे नहीं मिलेगी, मतलब लिटरली, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। ओके, ठीक है, एंड रेपुटेशन बिल्ड की हुई है उन प्रॉपर्टीज़ की हमने काफ़ी अच्छी। राइट। कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हम 2018 या 19 से ऑपरेट कर रहे हैं। मेरी फर्स्ट बिल्डिंग जो मैंने स्टार्ट की थी वो उसी सेक्टर के अंदर है। राइट। पहली आपने बिल्डिंग से चालू करी थी या 1 या 2 प्रॉपर्टी से चालू करी थी? हमेशा बिल्डिंग से चालू करी थी। राइट। देखो, सबसे बड़ा रिस्क जो है ना 1 या 2 प्रॉपर्टी करने का, वो ये है कि आप इस बिजनेस को ट्राई कर सकते हो 1 या 2 यूनिट्स के साथ में, तो स्क्रीन द गेम नहीं है। ठीक है, जितना आप एफर्ट डालोगे उतना आरओआई नहीं आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप 1 यूनिट से 10 या 20 या 30 हज़ार भी कमा लोगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप अपनी फुल टाइम इनकम को रिप्लेस कर पाओगे, और टाइम देना पड़ेगा आपको इस बिजनेस को। राइट, बहुत टाइम देना पड़ेगा। गेस्ट कॉल भी करेंगे, गेस्ट परेशान भी करेंगे, केयरटेकर कॉल करेगा, सप्लाईज खत्म हो जाएंगी उसके लिए भी कॉल आएगा, कुछ चीज़ें डैमेज होंगी उसके लिए भी कॉल आएगा, काम करना पड़ेगा। फिर आपका मोटिवेशन लूज हो जाएगा 1 यूनिट से। 15,000 के लिए कौन करे इतना काम, 20,000 के लिए कौन करे इतना काम। राइट, तो स्क्रीन द गेम चाहिए तो पूरी बिल्डिंग स्टार्ट करो। ओके। और ट्राई करना है तो आप ट्राई कर लो 1 यूनिट से कि ये बिजनेस एक्सपीरियंस लेने के लिए। एक्सपीरियंस लेने के लिए कर लो 1 या 2 यूनिट से कि हाँ कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में वाइबल है आपके लिए, फिजिबल है। इफ इट इज देन गो फॉर इट। अच्छा, आपने बोला सिटीज मैटर नहीं करती, व्हाट अबाउट टियर 1 सिटी है, टियर 2 है, टियर 3 है? अच्छा, टियर 2 सिटीज में और टियर 3 सिटीज में डिमांड बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। ओह राइट, ओके। मुझे ज़्यादा लगता नहीं है, था, बहुत ज़्यादा है। अच्छा मुझे लगता था कि टियर 1 में ज़्यादा होगी शायद। ओके, आई एम रॉन्ग। वाराणसी में स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। मैं अभी 3rd होटल मैंने साइन किया है वाराणसी के अंदर, 3 होटल साइन कर चुका हूँ मैं, और तीनों प्रॉपर्टीज़ घाट के आसपास में है। ठीक है, काशी विश्वनाथ टेम्पल से कुछ 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर के रेडियस में पड़ते हैं। तो वाराणसी टूरिज्म बहुत बूम पे है, पिलग्रिम टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म बहुत अप्रिशिएट हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत डिमांड है। आप मुझे कहोगे लखनऊ करना है, वहाँ पे हम स्टार्ट कर सकते हैं। आप कहोगे अयोध्या करना है, बिल्कुल गो फॉर इट। तो ऐसी बहुत सी सिटीज़ है जहाँ पे डिमांड, बिकॉज वहाँ पे प्रोडक्ट अच्छा नहीं है ऑलरेडी। मेरे एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो कैफ़ेज़ रन करता है जी, उसका कैफ़े फ्रेंचाइज का बिजनेस है। ठीक है, तो वो दिल्ली एनसीआर में उसके कैफ़ेज़ परफॉर्म नहीं कर रहे,
बट उसका कैफे बदोई नाम की जगह पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा बदोई है। बदोई कहाँ है? ये यूपी में है शायद, अच्छा ओके, मुझे भी नहीं पता। शहर है, बड़ा शहर है, बहुत टीयर 2 टीयर 3 सिटीज होंगे। और वहाँ कैफेज चल रहे हैं? हाँ, ग्वालियर में चल रहा है, ठीक है, और बहुत टीयर 3 सिटीज में चल रहे हैं। लाइक भुवनेश्वर तो अच्छी जगह है, वहाँ पे भुवनेश्वर में उसकी सेल 1.5 CR की रेस्टोरेंट की सेल पर मंथ की। नाइस। 1.5 CR वो हाँ, रेस्टोरेंट very से कमा रहा nice. है। उसने वो रेस्टोरेंट बनाया था कुछ 50 लाख रुपए में, फ्रेंचाइज है वो भी भुवनेश्वर के अंदर। तो क्या है कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के पास में पैसा है डालने के लिए, उनको चाहिए मेट्रो सिटीज का मजा, उनको वो एक्सपीरियंस चाहिए, बट आसपास में कंपटीशन नहीं है वैसा वाला, राइट। ठीक है। तो एक फन फैक्ट है कि जो झांसी का ज़ूडियो है वो हाईएस्ट सेल करता है पूरे इंडिया में। ओ रियली? CR में सेल है उसकी, अच्छा। राइट। और ये दिल्ली में नहीं करता, ये नोएडा में नहीं करता, ये मुंबई में नहीं करता, झांसी का करता है। इंटरेस्टिंग। क्यों करता है? क्योंकि वहाँ पे वो प्रोडक्ट नहीं है ना, प्रोडक्ट का गैप था। लोग स्पेंड कर सकते हैं ना यार, 500-600 हज़ार रुपये स्पेंड कर सकते हैं आराम से। और ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया, लोगों को दिखाना भी है कि हमने स्पेंड किया है। इंस्टाग्राम जनता बहुत 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 ये कर्व जो है, एक्सपीरियंस वाला जो कर्व है, ये स्टेज में बहुत आया है। मुझे याद है मेरे घर में जब पहले कोई ट्रैवल किया करता था, मेरे फादर, मेरी फैमिलीज में, तो दे वांटेड अ प्लेस टू स्टे, है ना, कि एक रात निकालनी है और वैसा कुछ स्पेस मिल जाए, उसके लिए ज़्यादा पैसे ना खर्च करने पड़े हमें। वो मेंटालिटी हमेशा से रही है, बजट मेंटालिटी लोगों की, राइट। अब नहीं है वो मेंटालिटी। पीपल वांट टू स्टे इन अ प्लेस जहाँ पे वो उसको कुछ स्नैप्स बनाए अपनी, कुछ फोटोज भी अच्छे से क्लिक कर पाए उस स्पेस के अंदर। इंस्टा वर्दी प्रॉपर्टी होगी तो बहुत अच्छा रहेगा, साथ में कुछ एक्स्ट्रा एमिनिटीज मिल जाए हमें तो वेल एंड गुड है। तो ये कल्चर के तहत भी लोग लेते हैं, ऐसा स्पेंड करते हैं ज़्यादा, और स्पेंडिंग पावर इंडिया की बढ़ चुकी है पहले से काफ़ी। लोग कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं भी रुक गए। आफ्टर कोविड बहुत अच्छा कब आया, मैंने कोविड से पहले स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, तो कोविड के बाद लोगों ने काफ़ी स्पेंड करना स्टार्ट किया है, एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है। और एक चीज़ और मैं आपको ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो एयरबीएनबी का जो बिजनेस है, जो एयरबीएनबी की रिपोर्ट है, 91% है डोमेस्टिक बिजनेस। एयरबीएनबी की ऑफिशियल रिपोर्ट है कि एयरबीएनबी जो लोग बुक करते हैं इंडिया के अंदर, वो 91% जो ट्रैवलर्स हैं वो डोमेस्टिक है, मतलब इंडिया के बाहर के लोग नहीं आ रहे हैं जी। सिर्फ इंडियंस ट्रैवल कर रहे हैं। मैं दिल्ली में हूँ, मुझे झांसी बुक करना है, मुझे वाराणसी करना है, मुझे काशी जाना है, तो मैं बुक कर रहा हूँ यहाँ से। तो बाहर का मार्केट तो अभी आया ही नहीं है बीएनबी का। और बीएनबी 50% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हैं, 50%, 50। माय गॉड, इसमें लिस्टेड कंपनीज हैं क्या कोई? मुझे फाइनेंस दिखा क्या अभी? सो आपकी कंपनी लिस्ट होने वाले क्या, आईपीओ लेके आने वाले हो? फॉर श्योर करते हैं कुछ सब। ठीक है, डेफिनेटली लेट मी नो जब भी आप आईपीओ लेके आ रहे हो। डन। सो कुछ 9.1 मिलियन लिस्टिंग्स हैं बीएनबी के ऊपर जी। ग्लोबली, और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। और जो यूएस में आया था कर्व, ठीक है, आपने वो वीडियोस देखी होंगी लोगों की, बीएनबी मिलियनर्स, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे देखी होंगी, जो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे एक टाइम पे वो कब आया था, कब वहाँ पे काफ़ी अच्छा आया था। अभी वो बूम स्टार्ट हो गया है इंडिया में, और मैं ये कहता हूँ बहुत लाउडली कि लोग बनाएंगे पैसा, बहुत बनाएंगे। जो हम एक इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे थे, बिग क्रिएटर्स की बात कर रहे थे, क्रिएटर्स आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम एवरी सिंगल वीडियो, पीएनबी से भी लोग बनाएंगे, राइट। और पीएनबी का बूम जस्ट स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर, जो इस बूम को ज्वाइन करने वाला है वो बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करने वाला है यहाँ पे। राइट। ओके, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको सस्ते 10 फ्लैट्स अगर आपको मिले वर्सेस 5 लग्जरी फ्लैट्स मिले, कौन सी प्रॉपर्टीज चूज करोगे? मैं आपसे पूछूंगा रिस्क एपेटाइट क्या है आपका, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है इस बिजनेस में। अच्छा, इसमें फाइनेंस के जैसे रिस्क रिवॉर्ड होता रिस्क रिवॉर्ड है, राइट। फाइनेंस के मतलब जहाँ भी आप पैसा डालोगे उसमें हर जगह आ रिस्क जाएगा रिवॉर्ड है, ओके। रिस्क रिवॉर्ड तो रेशियो। कैसे इसको रिस्क रिवॉर्ड को यहाँ पे देखना है? समझाता हूँ मैं आपको। तो रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या है कि आपने एग्जांपल रेंटल, आपने हाई रेंटल वाली प्रॉपर्टीज ली, जो लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं आपकी, ठीक है। तो लग्जरी प्रॉपर्टीज का अच्छा काम यह है कि रिव्यूज ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, राइट। और प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है, उसके वॉशरूम्स ऑलरेडी बहुत क्लीन होंगे, वॉशरूम से बहुत नेगेटिव रिव्यूज आते हैं। ओह इज इट? अच्छा, ओके। तो वॉशरूम ऑलरेडी क्लीन होंगे, आपको उसको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा अलग से, जो फिटिंग्स होंगी वो लग्जरी होंगी आई बिलीव, है ना, लाइटिंग्स अच्छी होंगी। तो अब बस आपको एक्सपीरियंस पे काम करना है, प्रॉपर्टी तो अच्छी है आपकी, और आपको उसकी रेवेन्यू मैनेजमेंट अच्छी करनी है, बुकिंग्स लेके आनी है। मतलब वो प्रॉपर्टी एक अच्छे एरिया में होगी तो बुकिंग्स भी उसकी आ जाएंगी, ठीक है। 10,000, 12,000, 15,000 ये एरिया आप टारगेट करके चलोगे आई बिलीव, और अच्छी प्रॉपर्टी आप ले रहे हो तो ये हो जाएगा। ये डुएबल काम है, अगर आपको ये काम करना था ये डुएबल है। बट कुछ मंथ अगर आते हैं ऐसे राहुल जहाँ पे बिजनेस नहीं आ रहा,
मार्केट डाउन है, कुछ और प्रॉब्लम है, पैंडेमिक आ गया फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी हो सकता है ना, तो क्या आप सस्टेन कर लोगे 3 महीने 6 महीने उस प्रॉपर्टी को? तो आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो वहाँ पे, है ना? राइट तो आपके पास में पॉकेट पे वो हैवी हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी का रेंट 1 लाख रुपए है, 6 प्रॉपर्टी का रेंट 6 लाख रुपए है, तो क्या आप वो रिस्क ले सकते हो? रिवॉर्ड भी आपको ज़्यादा मिलेगा। आपको प्रॉफिट अगर मान लो 1 यूनिट नॉर्मल यूनिट देती प्रॉफिट 30,000 या 40,000 का, शायद ही 80,000 का 1 लाख का भी दे जाए। राइट। मेरे पास जो पेंट हाउस उसका प्रॉफिट बहुत अच्छा आता है, ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड की बात है। ओके। आप जितना ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड करोगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, मतलब स्लिप आओगे तो। ऐसा कुछ नहीं कि ज्यादा ऑक्यूपेंसी रहेगी विलाज में या अच्छी प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे सप्लाई नहीं है राहुल, एज ऑफ नाउ राइट, इस मार्केट okay. के अंदर ये होटल नहीं है, यहाँ पे जो भी लाओगे बिक जाएगा। राइट, पोजीशनिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। ओके ओके। है ना? आप जो भी अच्छी प्रॉपर्टी, चाहे वो बजट में हो चाहे वो लग्जरी हो, आपको उसको पोजीशन अच्छे से करना है, सर्विस अच्छी देनी है, ठीक है, और समझना है गेस्ट को आपको वही सर्विस दें आप जो एक होटल में मिलती है उसको जा करके, राइट, उसको वो अमेनिटीज आप प्रोवाइड करो। आप इस चीज़ का बहाना मत बनाइए कि आपने होम स्टे बुक किया है। मैं बहुत लोगों के रिसेप्शन पे जाकर चेक करता हूँ कि हम अवेलेबल ही नहीं है, वाटर बॉटल्स इतनी अवेलेबल है उसके बाद नहीं मिल पाएंगी। आप किसी से 8,000 रुपये पर नाइट चार्ज कर रहे हो, दिस इज इनजस्टिस, है ना? तो आप सर्विस अच्छी दो, आप रिव्यूज़ मांगना फिर जाके आराम से, सर प्लीज़ ड्रॉप अ 5 स्टार रिव्यू, एंड वो देंगे भी आपको अच्छे रिव्यूज़। मेरे पास जो गेस्ट आता है वो जाता नहीं वापस फिर, राइट बिकॉज आई मेक श्योर कि आपको मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूँ। वो मेरे पास से तब जाएगा जब मैं सोल्ड आउट हूँ। राइट राइट। मतलब सब तरह के बायर्स हैं, लग्जरी वाले भी हैं, बजट वाले भी हैं, इट डिपेंड्स कि आप और कितना दे रहे हो। एयरबीएनबी पे ज़्यादातर लोग लग्जरी बायर्स हैं, मतलब आप अमाउंट पुल कर सकते हो अच्छा, एमएमटी या गोवाई बीपो या ओयो टाइप प्रॉपर्टीज़ तो नहीं होती यहाँ पे ना, तो यहाँ पे आप अच्छी प्रॉपर्टीज़ डालते हो तो लोग पे कर देते हैं। बीएनबी के ऊपर भी लोग 50,000 पर नाइट भी चार्ज करते हैं, लोग 1.5 लाख पर नाइट भी चार्ज करते हैं। मैक्सिमम आपकी कोई प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा अच्छी, मतलब हाईएस्ट बुकिंग जिसकी हुई हो? मेरे पास मेरी सारी प्रॉपर्टीज़ की बुकिंग ऑन एन एवरेज अच्छी जाती है, 90% ऑक्यूपाइड होती है, बट मैं एक सिंगल यूनिट की बात करता हूँ बिकॉज हम लोग सिंगल यूनिट पे ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो पेंट हाउस सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी ज़्यादा प्रॉफिट बनाती हैं। मेरी एक प्रॉपर्टी ने कुछ 3-3.5 लाख का प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट किया था एक्चुअली, राइट, एक यूनिट ने। अब पेंट हाउस से मेरा मतलब है एक रूम, ओपन टेरेस, ओपन एरिया और गार्डन उसमें कनेक्टेड था, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, दिल्ली में है वो प्रॉपर्टी। राइट राइट, ओके। अरिता, बहुत कुछ तो सीख लिया मैंने, लेकिन जो अभी सबसे बड़ी चीज़ मुझे सीखनी है इसमें लीगैलिटीज़, लाइसेंस वगैरह, गवर्नमेंट, मतलब ये लीगल बिजनेस है आपने मुझे बताया शुरू में, हाँ जी। बट अब इसमें मुझे क्या लाइसेंस वगैरह कुछ लेना है, कुछ रजिस्ट्रेशन कराना है अपने बिजनेस का, वो सब क्या है? लीगल बिजनेस है, कहाँ पर लीगल बिजनेस है? ओके, स्टार्ट यहाँ से करते हैं, ठीक है। हाई राइज में आप कर रहे हो तो वहाँ पे नहीं है, जहाँ पे फैमिलीज ऑलरेडी स्टे करती हैं, वी डिस्कस्ड क्यों नहीं है, ठीक है। आप बिल्डर फ्लो कर सकते हैं, आप कोई ऐसा एरिया में कर सकते हैं जहाँ पे फैमिलीज नहीं रहती हो, तो वहाँ पे इजीली आप इसको डुएबल बिजनेस है। लाइसेंस में आपको जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस बेसिक लाइसेंसिंग जो होती है वो आपको लेनी होती है। आपको जीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा, आपको जैसे मैंने कहा आप हाउस रूल्स अवेल कर सकते हो, आप एक शॉप इस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं इस बिजनेस के लिए। एक लाइसेंस जो दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, दैट इज BNB, बेड एंड ब्रेकफास्ट लाइसेंस, ओके, वो आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। एंड रजिस्टर आपको मेंटेन करना है, आपको चेक इन चेकआउट्स मेंटेन करने हैं। ज़्यादातर लोकल अथॉरिटीज़ आकर आपसे क्या पूछेंगी, इन केस ऑफ इमरजेंसी लोग आते हैं, राइट, सो कैमराज अवेलेबल थे या नहीं थे प्रॉपर्टी के ऊपर, तो हमारे को देखना है, मेक श्योर करना है। वो हर प्रॉपर्टी में कैमरास होने जरूरी है? नॉट इनसाइड, आउटसाइड, जो आपका अपार्टमेंट है उसके बाहर कैमरा होना जरूरी है। एंट्री गेट जगह पे पूरी बिल्डिंग में कैमरा होना जरूरी है। मेरी एक बिल्डिंग में रफली 12 से 15 कैमरास लगते हैं, राइट। मैं 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, टेरेस से लेके नीचे तक पूरा एरिया कवर करना होता है, राइट। तो ये आपको चीज़ें करनी होंगी। ओके, मतलब आपने बोला हाई राइज में लीगल नहीं है, तो आई नो कि वो प्रॉब्लम है कि आप हाई राइज में अगर 1 या 2 फ्लैट लेके चला रहे हो तो वो प्रॉब्लम होगी, कंप्लेंट होगी, बंद हो जाएगा, बट एज सच कोई लॉ है क्या कि जो ये बोलता है कि आप ये यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे नहीं कर सकते? अकॉर्डिंग टू मी आपको RWA की परमिशन लेनी पड़ेगी आप जहाँ भी स्टार्ट करते हो, ठीक है। RWA आपको एक तो हाई राइज में अलाउ ही नहीं करेगा, जहाँ पे फैमिलीज और फ्रेंड्स रह रहे हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे ही आप पीछे हो जाएंगे। और ऑब्वियसली होम स्टेज का मतलब है कि आप रेजिडेंशियल एरिया में रन कर सकते हो, होम स्टे कैटेगरी में आप फॉल करते हो। आप रेजिडेंशियल एरिया में मीटर पे रन कर सकते हो, आपको कमर्शियल मीटर अप्लाई नहीं करना है इसके लिए, राइट, ठीक है। ओके। तो हाई राइज में अकॉर्डिंग टू माई बिलीफ सिस्टम, मुझे जितनी बेस्ट नॉलेज है अकॉर्डिंग टू फॉर दिस बिजनेस, नहीं है, लीगली आप रन नहीं कर पाओगे वहाँ पे। बिल्डर फ्लोर्स में आप बहुत इजीली रन कर सकते हैं, जितने भी लाइसेंस आपको मिले हैं आज तक बिल्डर फ्लोर्स में ही मिले हैं।
मैंने आज तक किसी हाई राइज ओनर के पास में बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस नहीं देखा। राइट। वो शायद क्योंकि अभी जो मैं आपको प्रॉपर्टी बता रहा था ना, मुंबई में जो मैं रुका था, वो आई थिंक 5 या 6 फ्लोर की एक प्रॉपर्टी थी। हर उसमें फ्लोर पे अराउंड 3 फ्लैट्स थे उसमें, और उनमें से हमें सेकंड फ्लोर पे एक फ्लैट उन्होंने दिया था। सो हो सकता है कि वो बिल्डिंग पूरी एयरबीएनबी के लिए यूटिलाइज हो रही थी। नहीं, मतलब जैसे हमारे फैमिलीज रह रही थी, तो वो बिल्डिंग्स चलती हैं, नोएडा में भी चलती हैं, दिल्ली में भी चलती हैं, गुड़गांव में भी चलती हैं, बट वो कब तक चलती हैं वो वाली बात होती है। अच्छा, राइट। आप ऐसे 10 BNB ऐप ओपन कीजिएगा, उसमें 10 प्रॉपर्टीज को जाके विश लिस्ट में आप डाल दीजिएगा, 3 या 6 महीने बाद चेक कीजिएगा, 7-8 प्रॉपर्टीज गायब हो जाएंगी। ओह राइट, ओके, ठीक है, नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि वो रन नहीं हो पाएंगी कुछ टाइम। राइट। और आपने टैक्सेशन की भी बात करी थी, जीएसटी की बात करी थी, तो वो कैसे इसमें अप्लाई होता है जीएसटी? जीएसटी जैसे कि आप जो भी प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं उस पर 18% 18% जीएसटी लगता है रेंटेड पे। एग्जाम्पल, आपका 1 लाख रुपीज़ रेंट है एक यूनिट का, तो 18,000 रुपीज़ जीएसटी लगता है जो आपको प्रॉपर्टी ओनर को पे करना होता है जी। 1,18,000 रुपये पे करना होता है प्रॉपर्टी ओनर को। बट कैच ये है कि 7,500 से नीचे वाला जो बुकिंग आती है उस पर जो जीएसटी आता है वो आता है 5% का। तो एग्जाम्पल, अगर आप 5,000 रुपीज़ चार्ज करते हो तो गेस्ट आपको 5% जीएसटी देगा, राइट। दैट जीएसटी आप यू कांट क्लेम, आईटीसी में नहीं वापस आएगा वो। क्यों? 5% जीएसटी है ना। अच्छा, 5% क्लेम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ओके, दिस आई डिड नॉट नो। ओके, तो 5% जीएसटी आप क्लेम नहीं कर सकते। राइट। आपको 18% स्लैब पे जाना पड़ेगा, फिर इसका एरिया बढ़ना चाहिए, 7,500 से ऊपर चाहिए आपको। तो उस केस में जो आपने 18,000 पे किया है प्रॉपर्टी ओनर को, वो आपका अमाउंट ऑलमोस्ट वेस्ट हो चुका है, या फिर वो आपके लिए काउंट नहीं होने वाला। तो उसको आप किस तरह से टैक्सेशन में सेव कर सकते हो? राइट। दैट आई कांट गाइड एज ऑफ नो। वो आपका सी आपको बहुत बेटर तरीके से समझा पाएगा। बट बिगिनर्स जो आप स्टार्ट करते हो तो आप ये जीएसटी अमाउंट पे करते हो, तो इसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हर रेंट अमाउंट पे लैंडलॉर्ड को हमें देना होगा, या फिर उसमें भी कुछ है कि अगर आप मानो 50,000 रुपीज से ज्यादा का रेंट दे रहे हो लैंडलॉर्ड को, तो आपको 18% देना है? अमेंडमेंट्स हुए थे रिसेंट टाइम में, तो अब रेंटल पे जीएसटी मैंडेटरी हो गया, तो आपको जीएसटी तो पे करना ही पड़ेगा, राइट। अभी ये रिसेंट कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसके बाद से ये है कि आपको जीएसटी। एंड आई थिंक जहाँ तक, जैसे अब मैंने ये स्टूडियो यहाँ पे लीज या रेंट पे लिया हुआ है, तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि अगर आपके लैंडलॉर्ड अगर जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है, देन यू डोंट नीड टू पे जीएसटी टू देम, बट देयर इज सम इंटरनल कैलकुलेशंस यू हैव टू डू। अगेन वो सीए वाला मैटर है थोड़ा, कि सीए आपको गाइड कर पाएगा। हम लोग काफी हद तक टैक्सेशन सेव कर लेते हैं, ओके, बताया आपको। ओके, हम जब बिल्डिंग लेते हैं तो हम टैक्सेशन सेव कर लेते हैं, तो उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आपको क्या क्या कैसे करना होगा। आप 18,000 पर मंथ पे कर रहे हो एक्स्ट्रा अमाउंट, तो एक साल में जाके वो अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा, ऑलमोस्ट 2.5 लाख। 18% काफी, मतलब तो पूरा मार्जिन ही आपका उड़ा सकता है, इसमें इतनी कैपेबिलिटी है, राइट। तो जीएसटी को इसमें ध्यान में रखना है हमें एज अ बिगिनर, आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना है। राइट। ओके, और आई थिंक आपने लीगैलिटीज में इसमें लैंडलॉर्ड का मुझे बता दिया कि क्या एग्रीमेंट्स होते हैं। हाँ जी। आरडब्ल्यूए वगैरह का आपने बता दिया, वो तो अलाउ करेंगे ही नहीं आपको जनरली, अनलेस यू आर टेकिंग ए होल बिल्डिंग समवेयर। हाई राइज में तो बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट का बता दिया। अच्छा, इंश्योरेंस का मुझे बताइए, इंश्योरेंस लेना पड़ता है क्या इसमें? इंश्योरेंस आपको नहीं लेना पड़ता। आप किस इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं? जैसे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है तो वो जनरली लैंडलॉर्ड लेके रखता है, अगर मानो कल को प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो प्रॉपर्टी ओनर के लिए है। अब प्रॉपर्टी ओनर अपना इंश्योरेंस रखते हैं या नहीं रखते हैं, हमने जैसे डिस्कस किया था, एयर कवर एयरबीएनबी में प्रोवाइड करते हैं, तो वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, उसके लिए हमें और कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, तो ठीक है, लीगैलिटीज भी क्लियर हुई। अब मुझे स्केलिंग, मेरा लास्ट एक थोड़ा सेगमेंट है स्केलिंग का। हाँ जी। मानो मैंने एक प्रॉपर्टी से चालू किया, 2 प्रॉपर्टी हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, ठीक है, एंड मुझे लेट्स से 1 to 2 लाख रुपीस पर मंथ की प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होने लगी, चार अगर मेरी प्रॉपर्टीज हैं तो। अब मुझे इसको 10 लाख पे लेके जाना है मेरे प्रॉफिट, मुझे चाहिए 20 प्रॉपर्टीज मेरी हो, मतलब मुझे स्केल करना है। जैसे आपने स्केल किया है तो आपको वो एक्सपीरियंस है, आपसे बेटर कौन समझा पाएगा कि जिन्होंने 200 से ज्यादा प्रॉपर्टीज अपनी स्केल करी हैं। तो स्केल करने के लिए इस बिजनेस को क्या क्या हमें चीजें सोचनी होंगी, क्या क्या चीजें करनी होंगी? सो जब आप स्केल करते हो, कोई भी बिजनेस स्केल करते हो, तो बिना सिस्टम के स्केल नहीं हो सकता वो बिजनेस। इस बिजनेस में ना काफी सारी टेक्निकल चीजें हैं। पहला टेक्निकल पढ़ना होता है आपको ना, एक चैनल मैनेजर और पीएमएस यूज करना होता है अपनी बुकिंग्स को मैनेज करने के लिए। अब मैं इसको मैनेज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज काफी सारे लोगों को पता ही नहीं है कैसे काम करती हैं चीजें। आप मैन्युअली हर एक लिस्टिंग को मैनेज करते हो, एक सॉफ्टवेयर आता है जिससे सारी लिस्टिंग्स आप एक जगह पे मॉनिटर कर सकते हैं। मेक माई ट्रिप, booking.com, अगोडा, एवरीथिंग। ओके, चैनल मैनेजर, पीएमएस, Right. ठीक है।
तो एक सिस्टम का पार्ट हो गया, आपका टेक स्ट्रॉन्ग आप कर रहे हो यहाँ पे, आपके सारे एसओपी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, चेक इन टू चेकआउट, कैसे चेक इन होगा कैसे चेकआउट होगा, अगर आप अवेलेबल नहीं हो तब कैसे वो काम चलेगा, ठीक है। तो आपको सिस्टम्स एसओपीज बिल्ड करने हैं, वंस यू हैव डन इट तब उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके कोई भी बिजनेस कभी भी स्केल होता है तो सिस्टम से होता है, वो तुक्के पे नहीं चल सकता कि आज यहाँ पे ये हो गया कल वहाँ पे वो हो जाएगा। आपके पास में हर सिचुएशन का एक एग्जिट मैप होना चाहिए कि अब यहाँ पे अगर ये हो गया तो आप क्या करने वाले हो, राइट। तो तभी आप अपनी सिटी में स्किल कर पाओगे, तभी आप अपनी सिटी के बाहर भी स्किल कर पाओगे। राइट। आपको अगर नोएडा में बैठ के गुड़गांव मैनेज करना है या फिर मुंबई मैनेज करना है तो आप ऐसे ही कर पाएंगे। ओके सिस्टम से वर्क ऑन करना पड़ेगा, एंड दैट सिस्टम यू कैन बिल्ड वंस यू गेट द एक्सपीरियंस। आपको 1 यूनिट का एक्सपीरियंस आ चुका है, आपको 2 का आ चुका है, आपको 4 का आ चुका है, नाउ यू नो कि आपको बेसिक आइडिया है बिजनेस कैसे वर्क करता है, कॉमन पैटर्न्स क्या निकल के आ रहा है, पैटर्न्स क्या होते हैं, गेस्ट का बिहेवियर क्या है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आपको किस तरह से एक्ट करना होता है, लोकल अथॉरिटीज कैसे वर्क करती हैं उस एरिया में, विल गेट द आइडिया। ओके एंड देन फिर आप उसको स्केल कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा मैं आई वर्क ऑन एसओपीज, अगर जब मैं फ्रेंचाइज देता हूँ अपनी तो मैं अपनी पूरी गाइडेंस और पूरी एसओपीज भी शेयर करता हूँ, राइट, कि आपको ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी हंट करनी होती है। प्रॉपर्टी हंटिंग हम करते हैं अपने फ्रेंचाइज पार्टनर्स के लिए, प्रॉपर्टी हंटिंग भी हम करते हैं, इंटीरियर भी हम करते हैं, रेवेन्यू भी हम करते हैं, बट जो ग्राउंड ऑपरेशंस होते हैं वो फ्रेंचाइज पार्टनर मैनेज करते हैं, राइट। चेक इन चेकआउट और स्टाफ की हायरिंग, ये बेसिक चीज़ है। ओके तो उनको हम गाइड करते हैं कि कैसे आपको मैनेज करना है, अकाउंट मैनेजर देते हैं जो उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। राइट। और एज ए फाउंडर आपका फोकस कहाँ होता है? जैसे अभी आप इतनी सारी प्रॉपर्टीज मैनेज कर रहे हो तो आई एम श्योर आप हर प्रॉपर्टी का तो चेक इन चेकआउट देखोगे नहीं। एज ए फाउंडर आपका तो फोकस कहीं और ही होना चाहिए। मैं एज ऑफ नाउ एक्सपेंशन पे फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा जी। हम लोग जैसा ने कहा कि हमारा टारगेट था कि हम 500 प्रॉपर्टीज़ ओपन करेंगे बाय एंड ऑफ दिस ईयर, बट अब शायद हम 800 ऑफ प्रॉपर्टीज़ पे स्विच कर चुके हैं उसको। सो अभी आई एम फोकसिंग ऑन एक्सपेंशन, ब्रांडिंग, और जो हमारे सिस्टम्स हैं उनको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग यहाँ पे काफ़ी हद तक टैक इन्वॉल्व कर रहे हैं, अपना खुद का स्ट्रॉन्ग टैक इन्वॉल्व कर रहे हैं, खुद का एक चैनल मैनेजर, खुद का PMS, काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ पे हम लोग खुद ही सारी चीज़ें ऑपरेट कर पाए हैं। और सिर्फ जैसे मैंने कहा हम लोग सिर्फ BNB सेगमेंट नहीं इकट्ठे कर रहे हैं, BNB इज़ अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। हम लोग एक लार्ज प्लेयर बनना चाहते हैं इस इंडस्ट्री का, अपार्ट होटल जो कैटेगरी है वो इंडिया में लेके आना चाहते हैं, राइट। एंड उसको हमें बहुत बड़ा करना है इंडिया में। ओके इंडिया की सबसे बड़ी अपार्ट होटल चेन हम लोग खुद क्रिएट करेंगे। राइट। ओके तो वो आपने विजन अपनी टीम को दिया है, Right. और आप सिस्टम्स पे काम कर रहे हो। ओके ठीक है। और ब्रांडिंग का आपने जिक्र किया अभी कि ब्रांडिंग भी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ब्रांडिंग? मैं इसको डिफाइन करता हूँ आपके लिए। 3 सेगमेंट है इंडिया में होटल्स के। एक है बजट सेगमेंट, ओयो, फैब, ट्रिबो। बजट सेगमेंट में 1200, 1500, 2000। लग्जरी सेगमेंट आ जाता है, आपका प्रीमियम सेगमेंट आ जाता है, जिसमें आपके पास में हयात है, रेडिसन है, मैरिड है, 8000, 10,000, 15,000, 20,000। इसके बीच का जो गैप है 2,500 से लेकर 6,000 का जो गैप है, इसमें बहुत कम प्लेयर्स होंगे आपके ना माइंड में भी बहुत कम प्लेयर्स होंगे, बिकॉज ज़्यादा है ही नहीं प्लेयर्स, राइट। तो आई वांट टू फिल दिस गैप। ओके आई वांट टू बी किंग इन इस मार्केट साइज कि जिसमें लोग 2,500 से 3,000 में या 4,000 में एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे हैं, राइट। दैट आई वांट टू डिलीवर। ओके आई सी। तो उसके लिए आप ब्रांडिंग ज़रूरी है, उसके लिए ब्रांडिंग और पोजिशनिंग जरूरी है, लोगों को पता होना चाहिए ना, सबकी अपनी अपनी ब्रांडिंग है ना, मेरिट की अलग है, ओयो की अलग है, तो आपको बताना पड़ेगा ना गेस्ट को कि आप क्या डिलीवर करने वाले हो, राइट। आप क्या प्रॉमिस कर रहे हो अपने गेस्ट को, तो उतना स्ट्रांगली आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, वो चीज़ कम्युनिकेट करना पड़ेगी। राइट। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे आदित्य, ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको लगता है मैंने नहीं पूछा और मुझे पूछना चाहिए था और लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए? राहुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने सब कुछ कवर किया है जी। है ना, जितना एज अ बिगनर आपको पता होना चाहिए। बस मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा दैट जब भी आप BNB स्टार्ट कर रहे हो, वो ये जो बेसिक मिस्टेक्स होती हैं वो आप अवॉइड करो। जी। सबसे बड़ी गलती 2 लोग करते हैं, रेंटल, हाई रेंटल चूज़ नहीं करना आपने, ठीक है, और क्लियर टर्म्स अपने ओनर के साथ में आपको रखने हैं। आप ये 2 चीज़ें स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आप 80% ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। राइट। बाकी 20% आपको रेवेन्यू मैनेज करना है और बिल्डिंग को मैनेज करना है। थैंक यू सो मच आदित्य, बहुत सारा सीखने मिला मुझे। एयरबीएनबी का मैंने एक पहले भी पॉडकास्ट किया है, वहाँ भी बहुत सीखने मिला था, बट मुझे लग रहा है अभी जो आपने मुझे सिखाया ना, नेक्स्ट लेवल है वो। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। आई नो नोएडा से आप आए हैं, 2 घंटे ट्रैवल भी किया है, टीम के साथ आए हैं, सो थैंक यू सो मच। इट इज़ ऑल वर्थ इट, ट्रस्ट मी। बहुत Thank you मज़ा so आया much. मुझे ये बात करके आपसे। थैंक यू।
दोस्तों, अगर आप मेरे गुड टू ग्रेट पॉडकास्ट चैनल पे एज ए गेस्ट आना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट करें, जिससे कि जैसे ही हम अपना न्यू एपिसोड लेके आए आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप अपनी नॉलेज अपग्रेड कर लें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।